यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, यहाँ छुपे होते हैं राज, जुनून और खतरनाक रिश्ते। जहाँ प्यार हदें पार कर जाता है और भरोसा एक पल में टूट जाता है। ये दुनिया है पावर, पैशन और धोखे की, जहाँ हर चेहरा मासूम नहीं और हर रिश्ता सच्चा नहीं। अगर आप तैयार हैं उन कहानियों के लिए जो दिल भी जलाएं और दिमाग भी हिला दें, तो स्वागत है आपका सीएम नॉवल में, जहां हर एपिसोड में मिलेगा थोड़ा इश्क, थोड़ा जुनून और बहुत सारा ट्विस्ट। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप अपनी पसंद के अनुसार वीडियो की स्पीड एडजस्ट कर लें ताकि आप इसे और बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकें। 11 नो मोतियों का सच। राजा करण की 9 रंग भरी रोशनी को देखकर इतना हैरान हो गए थे कि तभी वो जमीन पर गिर पड़े। तभी श्रेया राजा के पास बैठकर चिंता से बोली, दादू आप ठीक हो? आपको अचानक क्या हो गया था? अपनी पोती की आवाज सुनकर राजा को होश आया और बोले, तुम्हें करण कहाँ मिला? श्रेया को अपने दादा की बात समझ नहीं आई, लेकिन फिर भी उसने जवाब देते हुए कहा, मैं जंगल में शिकार करने गई थी, वही मेरी मुलाकात इससे हुई। क्यों दादू, कोई परेशानी वाली बात है? अपनी पोती की बात सुन राजा ने कहा, नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन मेरी बात ध्यान रखना, किसी को भी करण की 9 रंगों की रोशनी के बारे में मत बताना। लेकिन ऐसा क्यों दादू, ऐसा किया है ये इन 9 रंगों की रोशनी में? श्रेया ने हैरान होते हुए राजा से पूछा, जिसके सवाल में राजा ने कहा, करण के शरीर में नवग्रह की शक्तियां हैं, वो नवग्रह की शक्तियों का मालिक है। अभी उसकी शक्तियां कमजोर है क्योंकि उसकी ताकत का स्तर कम है, लेकिन जब वो मेरे जितना या मेरे से भी बड़े स्तर पर पहुंचेगा, तब उसके स्तर का कोई भी योद्धा उसके सामने चंद पल भी नहीं टिक पाएगा। वो एक प्रतिभाशाली योद्धा बनेगा जिसके पास नवग्रह की शक्तियां होंगी, जिसके पास सूरज जैसा तेज होगा, चांद जैसी शालीनता होगी, पहाड़ जैसी इच्छा शक्ति होगी, अपनों को प्यार मिलेगा। अगर कोई उसके अपनों को चोट पहुंचाता है तो इस दुनिया की मिट्टी को दुश्मनों के खून से रंग देगा। हर चीज को वक्त से पहले समझने की शक्ति होगी। करण पूरा युद्ध का भगवान जैसा होगा, जिसके आने भर से दुश्मन की सेना डर के भाग जाया करेगी, जिसके देखने भर से दुश्मनों की आत्मा उनका शरीर त्याग देगी। ये वो महावीर योद्धा बनेगा। जब श्रेया ने अपने दादा से ये बातें सुनी तो उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने खुद करण को देखना शुरू कर दिया। इस समय करण आलती पालती मार के बैठ चुका था और उसके शरीर से 9 रंगों की रोशनी निकल रही थी, और ध्यान से देखने के बाद उसकी भी आंखें फैल गई। उसके पैर कांप उठे। तभी पूरे कमरे में गर्म हवाएं चलने लगी और करण के शरीर से सफेद रोशनी फूट पड़ी। राजा ने जल्दी से अपनी पोती को अपनी शक्तियों से ढक लिया, और जब राजा ने उस सफेद रोशनी को देखा तो उसका दिल थम सा गया और उसने मन ही मन बोला, डिवाइन फायर। ये कहने के बाद उसकी आंखें हैरानी और खुशी से फट गई। वही करण का शरीर राजा के कमरे में था, लेकिन वो था अपने शक्तियों के भंवर के बीच, जहां वो 9 रंगों वाले मोती भंवर के साथ घूम रहे थे। तभी उन सब मोतियों का आकार बड़ा होने लगा और उनमें से हर मोती बड़ा होता रहा और उनमें से रोशनी बढ़ती रही। चंद्रा करण को गाइड कर रहा था, जिस वजह से करण अपनी शक्तियों को अपने भंवर से सीधा उन मोतियों में डाल पा रहा था। ऐसे ही करण को 34 मिनट बीत गया और जब करण ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके मोती एक फुटबॉल के आकार के हो गया है। तभी चंद्रा ने खुश होते हुए कहा, वाह बेटू, रथी के पहले चरण से सीधा 8वें चरण में, बधाई हो हीरो। करण ने जब ये सुना तो वो काफी खुश हुआ और बोला, थैंक यू ब्रो, अगर तुम नहीं होते, कैसे नहीं होता। अब ये छोड़ो और अपनी डिवाइन फायर को काबू में करो। अपन को ऐसा लगता है कि राजा को पता चल गया है तो तुमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, वरना खाली पीली मुसीबत गले लग जाएगी। चंद्रा की बात पर करण ने हामी भरी और अपने शक्तियों के भंवर से निकल गया, और जब करण ने आंख खोली तो देखा कि राजा और श्रेया उसे ही बड़े ध्यान से देख रहे हैं, और राजा तो कुछ ज्यादा ही उत्साहित है। ये देखकर करण की दिल की धड़कन बढ़ गई। जब राजा ने करण को आंख खोलते हुए देखा तो वो हड़बड़ाते हुए करण के पास पहुंचा और बोला, करण मुझे माफ करना, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। ये बोलते बोलते उसका ध्यान करण के स्तर पर गया। करण 8वें चरण पर पहुंच गया। ये देखकर राजा के मन में हैरानी और इज्जत दोनों ही बढ़ गई। श्रेया भी करण का स्तर देख हैरान थी। करण समझ गया कि राजा उसकी डिवाइन फायर को देख चुका है, इसीलिए इतनी विनम्रता से बात कर रहा है, वरना इसी राजा ने करण को देखने भर से मार दिया था। करण ने भी विनम्र ढंग से कहा, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद करण अपनी जगह से उठा और हाथ जोड़कर बोला, आप अपनी पोती की चिंता करते हैं, ये मैं समझ गया, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ आपकी घर की शादी में दुल्हन का जोड़ा बनाने आया हूँ, प्लीज मेरी नियत पर शक न करे। राजा ने जब करण से इतनी विनम्र और सटीक बात सुनी तो उन्हें आत्मग्लानि महसूस हुई और हंसते हुए बोले, मुझसे समझने में भूल गई, लेकिन मैं इस भूल को जरूर सुधारूंगा।
ये कहने के बाद राजा ने अपनी स्टोरेज रिंग में से एक बोतल निकाली और करण को देते हुए बोले, इसे पावर सप्लीमेंट गोली कहते हैं। इस गोली को नील कमल के पानी से धोया गया है, जिस वजह से इसके अंदर काफी आध्यात्मिक शक्तियां समाहित है। अगर तुम इस गोली का इस्तेमाल करते हो तो तुम एक और चरण पार कर सकते हो। जब करण ने राजा से इस गोली की इतनी तारीफ सुनी तो वो उस गोली को लेने से खुद को रोक नहीं पाया और गोली की बोतल लेने का बाद उसने बड़े ही विनम्रता से कहा, महाराज इस तोहफे का बहुत बहुत शुक्रिया। राजा ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, इसे तुम मुआवजा समझकर रख लो। करण ये सुनकर मुस्कुरा दिया। तभी उसे कुछ सूझा और बोला, महाराज मैं 8वें चरण पर पहुंच गया हूँ और मुझे अपनी शक्तियों का परीक्षण करना है। क्या मैं राजकुमारी श्रेया से लड़कर अपनी शक्तियों का परीक्षण कर सकता हूँ? श्रेया ने जब ये सुना तो उसने आगे आकर करण से कहा, इसमें आज्ञा लेने की क्या जरूरत है, चलो चलते हैं, लेकिन ध्यान रखो तुम सिर्फ रथी स्तर पर हो और मैं महारथी स्तर के 4थे चरण पर बिना किसी तकनीक के तुम मेरे सामने कुछ पल भी टिक नहीं पाओगे। क्या कोई तकनीक तुम्हें आती है? असल में श्रेया सच ही कह रही थी। वैसे आप बहुत ताकतवर हो, लेकिन आपको लड़ाई के दाव पेच नहीं आते, तो बेशक आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपको हार का स्वाद चखना ही होगा। और ये बात करण भी समझ रहा था और उसने अपना सर निराशा में हिलाते हुए कहा, मैं तो आज ही 8वें चरण पर पहुंचा हूँ, तो मेरे पास भला कौन सी ही तकनीक होगी। करण को निराश देख राजा ने उसे कहा, इसमें निराश होने की क्या बात है, तुम हमारी तकनीक गृह में जा सकते हो और जो तकनीक तुम्हें सही लगे वो ले लेना। राजा की बात सुन करण की आंखें चमक उठी और बोला, महाराज मैं आपकी इस उदारता को कभी नहीं भूलूंगा। राजा ने ये सुना तो बेफिक्री से बोले, इसमें इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, और अगर तुम चाहो तो शिव अकेडमी में भी जा सकते हो, वहां तुम्हें बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा। ये बोलने के बाद राजा ने कुछ सोचा और बोले, और आने वाले 6 महीने बाद एक मुकाबला होने वाला है जिसमें 4 बड़े राज्यों के योद्धा हिस्सा लेंगे और जीतने वाले को मिलेगी सूर्य तलवार। वैसे तो वो असली तलवार नहीं है, लेकिन असली सूर्य तलवार की 5% ताकत है उसमें, और जीतने वाले को नालंदा विश्वविद्यालय में जाने का मौका मिलेगा। अगर तुम वहां जाते हो तो तुम्हें वहां बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। असल में राजा करण को बढ़ता हुआ देखना चाहता था। वो जानता था कि करण के शरीर में नवग्रह और डिवाइन फायर की शक्तियां हैं। अगर करण इस मुकाबले में शिवपुरम का प्रतिनिधि बनकर लड़ेगा और जीतेगा तो शिवपुरम का नाम और भी बड़ा हो जाएगा। राजा के मन में ये सोचकर ही लड्डू फूट रहे थे, लेकिन करण ने साफ इनकार करते हुए कहा, आपके सुझाव के लिए धन्यवाद महाराज, लेकिन मुझे इन सब चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। खैर महाराज अगर आप आज्ञा दे तो मैं आपकी तकनीक गृह में जाना चाहूंगा। करण की साफ इनकार सुन राजा का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपने भाव छुपाए और हंसते हुए बोला, क्यों नहीं, तुम जा सकते हो। ये कहने के बाद राजा ने श्रेया को देखा और बोले, जाओ और करण को कोई अच्छी सी तकनीक दिलवाने में मदद करो। श्रेया ने राजा की बात सुनी तो अपना सर हाँ में हिला दिया और करण को देखते हुए बोली, चलो करण मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी तकनीक चुनने में मदद करूंगी। करण ने जब ये सुना तो वो मुस्कुरा दिया और दोनों वहां से जाने लगे। करण के दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि उसके पैर रुक गए और राजा की ओर घूमकर बोला, महाराज क्या आप किसी करिश्मा नाम की लड़की को जानते हैं? वो दिखने में बेहद ही खूबसूरत है। असल में करण को लगा कि राजा पूरे शहर को संभालता है तो उसे करिश्मा के बारे में भी पता ही होगा। आखिरकार वो एक राजा है। राजा ने जब करण की बात सुनी तो एक लंबी सोच में डूब गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपना सर नामे हिला दिया और बोला, नहीं करण, मैंने आज तक कभी ऐसी लड़की के बारे में नहीं सुना। करण राजा की बातों से काफी हद तक निराश हो गया, लेकिन वो समझता था कि राजा उससे झूठ तो बोलेंगे नहीं, इसीलिए उसने अपने हाथ जोड़े और वहां से जाने लगा। लेकिन तभी राजा ने करण को रोका और बोले, रुको करण, मुझे नहीं पता तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हें उस लड़की के बारे में एक जगह से पता चल सकता है। जब करण ने ये सुना तो उसकी आंखें तारों की तरह चमकने लगी। तभी राजा ने कहा, नालंदा विश्वविद्यालय से, वहां पर हर किसी की जानकारी मिल सकती है। अगर तुम्हारी करिश्मा टैलेंटेड होगी तो शायद वो नालंदा विश्वविद्यालय में भी कभी गई होगी, लेकिन हाँ, अगर वो टैलेंटेड होगी तभी। करण ने जब ये सुना तो उसे एक सुराग करिश्मा तक पहुंचने का मिल गया, और करिश्मा टैलेंटेड है ये तो करण जनता ही है। इसीलिए उसने पूछा, महाराज मैं नालंदा विश्वविद्यालय में कैसे जा सकता हूँ? करण को खुद नालंदा जाने की बात करता देख राजा का चेहरा खिल उठा और बोला, तुम ये आने वाला मुकाबला जीत लो, फिर तुम्हें सीधा नालंदा विश्वविद्यालय भेज दिया जाएगा, लेकिन वहां पर भी तुम्हें खुद को साबित करना होगा, तभी तुम्हारा एडमिशन हो पाएगा। करण ने जब राजा की पूरी बात सुनी तो मन ही मन कहा, करिश्मा को पाने के लिए मुझे खुद को साबित तो करना ही होगा। मन में इतना कहने के बाद करण ने राजा से कहा, इस मुकाबले में मैं जरूर शामिल होने वाला हूँ। राजा करण की बात से पर मुस्करा दिया, लेकिन श्रेया को मन ही मन दर्द हुआ और मन में ही बोली, कौन है ये करिश्मा? क्या वो मुझसे सुंदर है?
नहीं, अगर नहीं तो ये मुझे देखता भी क्यों नहीं है? मैं गलत सोच रही हूँ, शायद करिश्मा इसकी बहन हो या फिर दोस्त भी तो सकती है। ये मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फर्क पड़ रहा है। श्रेया इस समय काफी कसमकश में थी। वही राजा और करण बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद करण श्रेया के साथ तकनीक ग्रह की ओर निकल गया। वही राजा अपनी कुर्सी पर जाकर बैठकर एक गहरी सोच में डूब गया। अंडस्को कौन सी सोच में डूब गया है राजा? कहीं वो करण को नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहते हैं? और करण तकनीक ग्रह से कौन सी ताकिन लेने वाला है? और क्या है ये नालंदा विश्वविद्यालय? किया सच में करण को वहां से करिश्मा की जानकारी मिलेगी? चैप्टर 12 शिवानी ने बताई सच्चाई। करण और श्रेया के जाने के बाद राजा एक गहरी सोच में डूब गया और धीमे सुर में बोले, डिवाइन फायर, ये ताकत तो सिर्फ उनके पास। ये कहते कहते राजा रुक गया और अपना सरना में हिलाने लगे। जहां राजा किसी सोच में डूबे हुए थे, वही करण और श्रेया एक साथ तकनीक ग्रह की ओर जा रहे थे। तकनीक ग्रह राजमहल के तीसरे मंजिले पर था। तभी श्रेया ने करण को देखा और कुछ सोचने के बाद बोली, करण, तुमने अपने बारे में कुछ बताया नहीं, मतलब तुम कहाँ से आए हो और वो करिश्मा कौन है? करण जब ये सुना तो चलते चलते ही श्रेया को देखने लगा। वो श्रेया को ऐसे देख रहा था जैसे किसी पागल को देख रहा हो। तभी उसने श्रेया से कहा, ऐसा लगता है राजकुमारी की यादाश्त कमजोर है। कुछ घंटे पहले ही मैंने तुम्हें जंगल में बताया था कि मैं कहाँ से आया हूँ, फिर भी तुम भूल गई। करण का जवाब सुन श्रेया का चेहरा लाला हो गया। उसने सोचा नहीं था कि करण उसे ऐसे जवाब देगा। असल में तो श्रेया सिर्फ करिश्मा के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन सीधा पूछना अच्छा नहीं लगता और ऐसे सीधा पूछती तो करण उसके बारे में गलत सोचता। ये सोचकर उसने ऐसे पूछा था, लेकिन करण ने तो उसे डांट ही दिया। श्रेया को काफी शर्म महसूस हो रही थी। करण ने भी श्रेया का लाल पड़ा चेहरा देखा तो हंसते हुए बोला, अरे मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम इतनी टेंशन मत लो। क्या मैं तुमसे मजाक भी नहीं कर सकता राजकुमारी? करण का हंसता हुआ चेहरा देखकर श्रेया भी मुस्कुरा दी और बोली, तुमने मस्ती करना शुरू किया है, बाद में मुझे दोष मत देना, क्योंकि मैं भी बहुत मस्ती करती हूँ। करण श्रेया की बातों मार मुस्कुराने लगा और दोनों ऐसे ही बातें करते करते आगे जाने लगे। तभी करण को सामने से एक सुंदर सी लड़की आती हुई दिखी, जिसने सफेद साड़ी और आंखों में काजल, माथे पर बिंदिया और कमर में चांदी मोती का कमरबंद पहना हुआ था। उस कमरबंद की वजह से उस लड़की की कमर और सुंदर लग रही थी। जब करण ने उस लड़की को देखा तो वो भी उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाया। कितनी सुंदर लड़की है। जब श्रेया ने ये सुना तो उसने अपना मुंह बना लिया। असल में श्रेया उस लड़की से ज्यादा सुंदर थी, लेकिन इस वक्त उसने योद्धा वाले कपड़े पहने हुए थे और उसके बाल भी काफी हद तक खराब हो चुके थे। यही सोचकर श्रेया ने मन ही मन कहा, ऐसा लगता है इसने कभी सुंदरता देखी ही नहीं है। तुम कुछ देर रुको, फिर दिखाती हूँ कौन सुंदर है। श्रेया कुछ भी सोचे, लेकिन करण उस लड़की को ही देख रहा था। ऐसा नहीं था कि करण उसे गलत नजर से देख रहा था। असल में उस लड़की ने खुद को अच्छा मेंटेन किया था और ऊपर से साड़ी पहनी हुई थी, जो करण को ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि धरती लोक पर आजकल कुछ भी पहन लेते हैं खुद को सुंदर दिखाने के लिए, लेकिन लड़कियों की असली खूबसूरती तो साड़ी में ही दिखती है। करण ये सब सोच ही रहा था कि वही खूबसूरत सी लड़की श्रेया के पास आए और बोली, दीदी आप कहाँ चली गई थी? आपको पता है दादू कितना परेशान हो गए थे। जब करण ने उस लड़की को श्रेया से बात करते सुना और दीदी बोलते सुना तो उसे समझने में देर नहीं लगी कि ये लड़की कौन है। तभी श्रेया ने उस लड़की को जवाब देते हुए कहा, मैं कहाँ गई थी? ये पुरानी बात है, मैं किसे अपने साथ लाई हूँ, ये अभी की बात है। जब उस लड़की ने ये सुना तो वो काफी उत्साहित हो गई। तभी श्रेया ने करण की ओर इशारा करके कहा, इससे मिलो, इनका नाम करण है और ये यहाँ तुम्हारा शादी का जोड़ा बनाने आया है। जब उस लड़की ने ये सुना तो वो बहुत खुश हो गई, लेकिन अगले ही पल वो गंभीर हो गई। तभी श्रेया ने करण को उस लड़की से मिलवाते हुए कहा, करण इससे मिलो, ये है मेरी छोटी बहन शिवानी। करण ने ये सुना तो शिवानी को देखते हुए बोला, मैं करण हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा शिवानी। शिवानी ने भी करण को मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा करण। लेकिन ये कहने के बाद शिवानी ने श्रेया की ओर नजरों से इशारा किया, जिसके बदले में श्रेया ने आंखों से ही मना कर दिया। करण को इनका ऐसा बर्ताव समझ नहीं आया और सीधा पूछ बैठा, कोई परेशानी है तो साफ साफ कह दो, यूं आंखों से इशारा करने का क्या मतलब है? जब उन दोनों लड़कियों ने ये सुना तो उनका चेहरा लाला हो गया और अपनी नजरें चुराने लगी। तभी शिवानी ने हिम्मत करके कहा, असल में आपको कुछ अजीब नहीं लगा? मतलब हम राजघराने के लोग हैं, फिर भी हमारे पास टेलर नहीं है। करण को भी ये बात समझ नहीं आ रही थी। आखिरकार राजा की पोती की शादी है और कोई टेलर इनको नहीं मिल रहा है, ये तो ना मानने वाली बात है। तभी शिवानी ने आगे कहा, दरअसल हमारी एक सौतेली बहन है शिवांगी, हमारे बीच में हमेशा झगड़ा होता रहता था,
ऐसे ही एक दिन मैंने उसकी शादी के दिन उसके शादी के जोड़े को आग लगा दी थी। उसी दिन से उसने कसम खाई थी कि मेरी शादी वाले दिन वो किसी भी टेलर को मेरा शादी का जोड़ा सिलने नहीं देगी, और अगर किसी टेलर ने ऐसा किया तो वो उसकी हत्या करवा देगी। इसीलिए कोई भी टेलर मेरी शादी का जोड़ा बनाने के लिए तैयार नहीं है। करण ने जब ये सुना तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया, उसका सर दर्द होने लगा और उसने अपनी नजरें श्रेया की तरफ कर दी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि श्रेया उसे मौत के मुंह में ले आई होगी, और ये कैसा झगड़ा है जो शादी के जोड़े जलाए जा रहे हैं। करण ये सब सोच सोच के परेशान हुआ जा रहा था और श्रेया अपना चेहरा छुपा रही थी। उसका मन तो ऐसा कर रहा था कि कोई कोना मिल जाए और वो वहां जाकर छुप जाए। जब शिवानी ने दोनों के चेहरे देखे तो उसे समझ नहीं आया कि अब वो बोले तो बोले क्या, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत की और करण को समझाते हुए बोली, तुम दीदी को गलत मत समझना, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए उसने तुम्हें बिना बताए यहाँ बुला लिया। ये कहने के बाद शिवानी ने उदासी से कहा, अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, हम में से तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। शिवानी का मन नहीं था ये बोलने का, लेकिन वो किसी की जान को खतरे में नहीं डाल सकती थी। तभी श्रेया ने भी उदास होते हुए कहा, हाँ करण, तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, इन सब में मेरी गलती थी, मुझे तुम्हें पहले सब कुछ बता देना चाहिए था, लेकिन मैं अपनी बहन के मोह में आ गई थी, मुझे माफ कर दो। इतना कहते कहते श्रेया ने अपनी नजरें झुका ली। करण को भी समझ आ गया कि श्रेया अपनी बहन से प्यार करती है, इसीलिए उसने ऐसा किया है। लेकिन अगर करण भी श्रेया की जगह होता तो शायद ये ही करता, वो भी तो अपनी बहनों से बेहद प्यार करता है। ये सब सोचने के बाद करण ने एक आह भरी और फिर बोला, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इतना कहने के बाद करण ने सोचा कि राजा ने उसके लिए पावर सप्लीमेंट गोली दी और अब तकनीक देने की भी परमिशन दे दी, और वो अगर यहाँ से चला जाता है तो नालंदा विश्वविद्यालय में एंट्री मिलना और भी मुश्किल हो जाएगा। ये सोचने के बाद करण ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं तुम्हारी शादी को जोड़ा जरूर बनाऊंगा। आखिरकार इतनी सुंदर लड़की बिना शादी के जोड़े के कैसे मंडप में बैठ सकती है। करण की बातों को सुनकर दोनों बहनें चहक उठी। शिवानी को थोड़ी शर्म भी आ रही थी, लेकिन फिर भी बोली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया करण, तुमने जो मेरे लिए किया है वो किसी ने भी नहीं किया। तुम्हें अगर कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो बस कह देना। इस समय शिवानी बेहद खुश थी। तभी श्रेया ने भी कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने शिवानी, करण तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास बिना बोले आ जाना। करण दोनों बहनों को खुश देख खुद भी काफी खुश हो गया और मन ही मन बोला, कहाँ से बनाऊंगा तुम्हारी शादी का जोड़ा, मुझे तो सुई पकड़ने भी नहीं आती। चंद्रा, तुमने मुझे बहुत बुरा फंसा दिया है। इन लड़कियों को जब पता चलेगा कि मैं कोई टेलर नहीं हूँ और कोई कपड़ा नहीं बना सकता तो इनका दिल टूट जाएगा। तभी चंद्रा ने कहा, इतना काय को थक रहा है हीरो, कोई न कोई रास्ता मिल ही जाएगा, अभी टेंशन लेकर दिमाग का भाजी पाला नहीं करने का। करण चंद्रा की बात से निराश हो गया, लेकिन उसने ठान लिया कि वो कुछ भी करके शिवानी के लिए शादी का जोड़ा जरूर लाकर रहेगा। करण को ख्यालों में डूबा देख श्रेया ने कहा, चले करण। हाँ हाँ चलते हैं, करण ने हड़बड़ाते हुए कहा। जिसे सुन श्रेया मुस्कुराए और करण के साथ तकनीक ग्रह की ओर जाने लगी। तभी शिवानी ने भी जाने की जिद की और श्रेया ने भी उसकी जिद मान ली। फिर तीनों तकनीक ग्रह की ओर निकल गया। कुछ ही देर में वो तकनीक ग्रह के हॉल के दरवाजे के सामने आ गया। दरवाजे के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, राजमहल का तकनीक खजाना। करण ने पढ़ा, फिर तीनों उस हॉल में चले गया। अंदर आने के बाद करण ने देखा कि पूरा हॉल एक लाइब्रेरी जैसा है, जहां पर लाइन से रैक लगे हुए हैं जिनमें कई सारी किताबें रखी हुई है। करण को ये देखकर धरती लोक की लाइब्रेरी की याद आ गई। तभी श्रेया ने कहा, करण, इन सब किताबों में अलग अलग तकनीकें हैं, जो तुम्हें सही लगे तुम उसे चुन लो, इसमें मैं और शिवानी दोनों तुम्हारी मदद करेंगे। करण ने श्रेया की बात पर हामी भरी और खुद रैक की ओर जाने लगा और एक एक करके किताबें पढ़ने लगा। पहली किताब जो उसे मिली उसका नाम था 3 परछाई का हमला। करण ने उसका नाम पढ़ के ही साइड में रख दिया। फिर उसने दूसरी किताब उठाई जिसमें लिखा था वज्र पंजा। करण ने उसे फिर से साइड में रख दिया। फिर एक और किताब उठाई, उसमें तड़तड़ाती तारे। ये देखकर करण का मुंह बन गया और ऐसे ही काफी सारी किताबें पढ़ता रहा। उसे किताबें देखते देखते काफी समय बीत गया, लेकिन उसे उसकी मन की कोई तकनीक नहीं मिली। लेकिन तभी उसकी नजर एक पुरानी सी किताब पर पड़ी। वो उस किताब से ठंडी ठंडी हवाएं महसूस कर पा रहा था। वो उस किताब की ओर जाने लगा। तभी श्रेया उसके सामने आई। उसके हाथ में एक किताब थी और चेहरे पर मुस्कान दे से उसने सबसे अच्छी तकनीक करण के लिए चुनी हो। तभी श्रेया ने अपने हाथ में पकड़ी हुई किताब को करण को देते हुए गर्व से कहा, ये लो, ये तकनीक सबसे अच्छी तकनीकों में से एक है। इसका नाम है 7 हाथों का हमला। इस तकनीक से तुम 7 तरीके से सामने वाले पर हमला कर सकते हो और सामने वाला तुम्हारे हमले से भ्रमित हो जाएगा और फिर तुम उस मौके को अच्छे से इस्तेमाल करके सामने वाले को हरा सकते हो। क्यों, कैसी लगी मेरी पसंद?
करण ने जब उस तकनीक के बारे में सुना और समझा तो उसे वो तकनीक फालतू लगी। असल में उसे ऐसी कोई तकनीक चाहिए थी जिसमें हाथ पैरों का कम से कम इस्तेमाल हो, क्योंकि उसे लड़ना तो आता नहीं था और उसे लड़ने की प्रैक्टिस करनी होगी जिसमें उसे काफी टाइम लगेगा और वो अपना टाइम ऐसे ही बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने श्रेया से कहा, तकनीक अच्छी है लेकिन मेरे काम की नहीं। ये बोलकर उसने श्रेया को नजरअंदाज कर दिया और उस पुरानी किताब की ओर जाने लगा। क्या करण को मिलेगी उसकी मनपसंद तकनीक? और कैसे लाएगा करण शिवानी के लिए शादी का जोड़ा? और कौन है शिवानी और श्रेया की सौतेली बहन? क्या वो करण के लिए खतरा बनने वाली है? 13 एलिमेंट ऑफ ड्रैगन। जब करण ने श्रेया और उसकी पसंद की हुई तकनीक को नजरअंदाज कर दिया तो श्रेया का मुंह उतर गया। उसे काफी बुरा महसूस हो रहा था। तभी उसके कंधे पर शिवानी ने अपना हाथ रखा और बोली, आपकी पसंद अच्छी नहीं है बड़ी बहन, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये कहने के बाद शिवानी मुस्कुराते हुए करण के पास जाने लगी। वही श्रेया को शिवानी की बातों से गुस्सा आ गया। एक ये करण कम था उसकी इंसल्ट करने के लिए, जो ये शिवानी भी उसी की तरह बन गई। जहां श्रेया शिवानी को कोस रही थी वही करण उस किताब के पास पहुंच गया। बस वो किताब उठाने ही वाला था कि तभी शिवानी उसके बगल में आकर खड़ी हो गई और बड़ी सी मुस्कान लाते हुए बोली, करण मैंने भी तुम्हारे लिए एक तकनीक देखी है। ये शिवानी इससे आगे कुछ कहती तभी करण ने चिढ़ते हुए कहा, नहीं आए पसंद वापस रख दो उस तकनीक को। ये कहने के बाद करण ने वो पुरानी सी किताब अपने हाथ में पकड़ ली। करण की बात सुनकर शिवानी का मुंह हैरानी में खुला का खुला रह गया। करण ने उसकी पसंद की गई तकनीक का नाम तक नहीं सुना और साफ मना कर दिया। तभी श्रेया उसके पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, तुम्हारी पसंद अच्छी नहीं है छोटी बहन, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। श्रेया को खुद की बात दोहराते देख शिवानी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वही करण ने उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। बर्फ की पकड़। इस तकनीक से आप बर्फ को अपने मन मुताबिक आकर दे सकते हैं। देसी तलवार का आकार, भाले का आकार या अपने सामने बर्फ की दीवार तक खड़ी कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल आप अपने स्तर के हिसाब से ही कर सकते हैं। और अगर आपका स्तर। करण पढ़ते पढ़ते रुक गया और मन ही मन बोला, ये तकनीक मेरे काम की है, लेकिन ये तकनीक पूरी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये तकनीक ही सीखूंगा। जब श्रेया और शिवानी ने करण के हाथ में पकड़ी हुई तकनीक की किताब देखी तो उनकी आंखें जम सी गई। तभी श्रेया ने करण को समझाते हुए कहा, करण तुम इस तकनीक को मत सीखो, वैसे भी ये तकनीक पूरी नहीं है और बहुत कठिन भी है। इसके लिए तुम्हें कम से कम 5 महीने तक ध्यान लगाना होगा, लेकिन तब भी कोई पक्का नहीं है कि तुम इस तकनीक को सीख सको। शिवानी ने भी करण को समझाते हुए कहा, दीदी बिल्कुल सही कह रही है, करण कोई और तकनीक देख लो, इस तकनीक से बस तुम्हें निराशा ही महसूस होगी। करण श्रेया और शिवानी के भाव समझ रहा था। वो उसकी काफी चिंता कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि करण पहली बार कोई तकनीक का अभ्यास करे और उसे सिर्फ निराशा मिले, लेकिन करण मजबूर था। उसे ये तकनीक सबसे आसान लग रही थी, क्योंकि अगर वो सोचने भर से ही सामने वाले को बर्फ की शक्तियों से हरा सकता था तो वो बाकी सब क्यों ही सीखे। इसीलिए करण ने दृढ़ता से कहा, बेशक ये तकनीक आधी है, लेकिन मैं इसका ही अभ्यास करने वाला हूँ। करण की दृढ़ता से भरी बातें सुनकर श्रेया और शिवानी उसे दोबारा से रोकना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्हें ऐसा लगा कि वो कितना भी करण को समझा ले, लेकिन वो नहीं मानने वाला था। ये सोचकर दोनों बहनों ने एक कहा, भरी। तभी श्रेया आगे आए और करण को एक खाली किताब देते हुए बोली, इस पर तुम इस तकनीक को लिख लो और लिखने के बाद असली किताब को वापस वहीं रख दो। करण श्रेया की बात समझ गया। अगर वो पूरी किताब ही ले जाएगा तो कोई और उस तकनीक को नहीं सीख पाएगा। इसीलिए उसने बिना सोचे श्रेया से खाली किताब ली और उस पर आधी अधूरी तकनीक लिखने लगा। असल में वो तकनीक आधी नहीं बल्कि 2 हिस्सों में बटी हुई है। जो पहला हिस्सा करण के पास है वो उस तकनीक का पहला हिस्सा है, और ये बात करण को चंद्रा ने बताई थी, जो बात पूरा राजमहल भी नहीं जानता होगा। तकनीक लिखने के बाद करण ने असली किताब को वापस उसी जगह पर रख दिया और जिस खाली किताब को उसने लिखा था वो किताब उसने हाथ में पकड़ ली। जब श्रेया ने देखा कि करण ने अपनी तकनीक पसंद कर ली है और उसे पा भी लिया है तो उसने कहा, अब चलते हैं, करण को अपनी तकनीक का अभ्यास भी करना होगा। श्रेया की बात पर शिवानी और करण ने अपना सर हिलाया और वहां से जाने लगे, लेकिन तभी करण को कुछ एहसास हुआ और वो वहीं रुक गया। करण को अचानक से रुकते देख दोनों बहनें भी रुक गई और करण को देखने लगी। तभी करण की नजर एक बड़े से पत्थर पर गई। उस पत्थर पर एक लोहे का बहुत बड़ा बॉक्स था और उस बॉक्स को बड़ी बड़ी जंजीरों से बांधा गया था। करण को उस बॉक्स में से एक अलग ही शक्ति महसूस हो रही थी। तभी चंद्रा की आवाज करण को सुनाई दी, इसको देखकर अपन का खून उबलने लगा है। ऐसा तो तभी होना मनता है जब अपन का कोई पहचान वाला हो, नहीं तो अपना कट्टर दुश्मन। जब करण ने ये सुना तो उसने हैरानी से पूछा, तुम्हारा कट्टर दुश्मन वो कौन है और कौन है ड्रैगन जाति? चंद्रा ने मुंह बनाते हुए कहा,
जिसे सुन करण के कान खड़े हो गए और उसने हैरानी से पूछा, इसका मतलब इसके अंदर एक ड्रैगन बंद है। ड्रैगन कोई कुत्ता बिल्ली है जो उसे बॉक्स में बंद कर देंगे? इसमें शायद ड्रैगन की कोई ताकतवर तकनीक हो सकती है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड के फोनिक्स से भी ज्यादा ताकतवर ये तकनीक होगी। करण ये सुनकर हैरान हो गया। उसने खुद करिश्मा को तकनीक इस्तेमाल करते देखा था, जिसके इस्तेमाल से ही वो खून से बना हुआ सांप पल भर भी टिक नहीं पाया था। अगर उस तकनीक से भी खतरनाक ये तकनीक है तो इसे करण कैसे छोड़ सकता है? यही सोचकर वो उस बॉक्स के पास जाने लगा, लेकिन तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया, जिस वजह से करण का पूरा शरीर अकड़ गया। जब उसने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी जिसके सर बाल नहीं है, उस आदमी ने करण पर हाथ रखा हुआ है। तभी श्रेया हड़बड़ी में उस आदमी के सामने आई और विनम्र लहजे में बोली, पुस्तकालय अधिकारी सोमनाथ जी, आप ये क्या कर रहे हैं? जल्दी से अपनी शक्तियों को वापस लीजिए। श्रेया ने सोमनाथ को काफी बार करण को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन सोमनाथ ने करण पर और दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिस वजह से करण घुटने के बल गिर पड़ा और उसकी चीख निकल गई। लेकिन सोमनाथ ने अपनी शक्तियों को वापस नहीं किया। श्रेया और शिवानी काफी परेशान होने लगी। वही करण दर्द से करहाने लगा, लेकिन सोमनाथ को कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी सोमनाथ को अपने ऊपर एक शक्तिशाली दबाव महसूस हुआ। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस दबाव ने सोमनाथ को घुटनों पर ला दिया, जिस वजह से उसका दबाव करण से हट गया। सोमनाथ ने जोर से चिल्लाया, महाराज, अपना शक्तियां का दबाव हटाए। तभी सबके सामने राजा प्रकट हो गए। उनकी आंखें ठंडी थी, जैसे वो सोमनाथ को मार डालेंगे, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को शांत किया और गहरी आवाज में बोले, सोमनाथ, करण को मैंने यहाँ भेजा था ताकि वो अपने लिए कोई तकनीक चुन सके, लेकिन तुम्हारी ये हिम्मत कि तुमने उसके ऊपर अपनी शक्तियों का दबाव बनने की कोशिश की। ये कहने के बाद राजा ने अपनी शक्तियां वापस ली और सोमनाथ को बोलने का मौका दिया। वही करण अभी तक राजा के पास आ चुका था और वो सोमनाथ से बहुत नाराज था। तभी सोमनाथ उठा और अपने हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मेरी उस लड़के को चोट पहुंचाने की मंशा नहीं थी, मैं तो सिर्फ उसकी परीक्षा ले रहा था। जब राजा ने ये सुना तो हैरानी से बोले, किस चीज की परीक्षा? सोमनाथ ने पहले एक लंबी सांस ली और बोला, दरअसल उस लड़के ने 5 एलिमेंट ऑफ ड्रैगन तकनीक के पहले भाग को देखा और उस तकनीक के पास जाने लगा, और मुझे आपके बेटे ने साफ कहा था कि इस तकनीक को उसे ही देखने देना जो तुम्हें काबिल लगे, इसीलिए मैंने उस लड़के की परीक्षा लेने की सोची। जब राजा ने पूरी बात सुनी तो उन्हें समझ आया कि सोमनाथ अपनी जगह सही है, क्योंकि 5 एलिमेंट ऑफ ड्रैगन बहुत ज्यादा ताकतवर तकनीक है, जिसे खुद राजा भी नहीं सीख पाया। और इस तकनीक की एक कहानी भी है, जिसे याद करके राजा की आंखों में नमी आ गई। लेकिन तभी करण आगे आया और सोमनाथ से बोला, मुझे आपको समझने में गलती हो गई, लेकिन मैं फिर भी वो तकनीक पाना चाहता हूँ। उस तकनीक को पाने के लिए मुझे क्या करना होगा, आप मुझे बताए। करण की बात सुनकर सोमनाथ काफी इम्प्रेस हो गया। तभी राजा ने कहा, अगर करण आने वाले मुकाबले को जीत लेता है तो क्या तुम इसे काबिल समझोगे? जब सोमनाथ ने राजा की बात सुनी तो कुछ सोचने लगा, फिर बोला, हाँ, अगर ये लड़का वो मुकाबला जीत लेता है तो उसे सूर्य तलवार मिलेगी, जिससे ये इस तकनीक का इस्तेमाल कर पाएगा। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। जब राजा और करण ने ये सुना तो एक चैन की सांस ली। तभी राजा ने करण को देखा और वहां से गायब हो गए। तभी करण ने सोमनाथ के हाथ जोड़े और धन्यवाद कहा, लेकिन तभी सोमनाथ ने कहा, मैं भी चाहता हूँ कि ये तकनीक सबको मिले और सब इसे सीखे, लेकिन इसके लिए तुम्हें। ये कहते कहते सोमनाथ रुक गए और बात को बदलते हुए कहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम आने वाले मुकाबले को जीतो। ये कहने बाद सोमनाथ गायब हो गया। तभी श्रेया और शिवानी करण के पास आए और बोले, तुम ठीक तो हो करण? करण ने अपना सर हाँ में हिला दिया और बोला, ये सोमनाथ जी कौन थे? करण के सवाल का जवाब देते हुए शिवानी ने कहा, सोमनाथ जी इस तकनीक ग्रह के अधिकारी है और हमारे पिता के सबसे अच्छे दोस्त भी। करण शिवानी की बात समझ गया और बोला, और तुम्हारे पिताजी कहाँ है? जब दोनों बहनों ने ये सुना तो उनका चेहरा उदास हो गया। तभी करण की बात का श्रेया ने जवाब दिया, पता नहीं, वो कहाँ है, हमने उन्हें कभी देखा ही नहीं। जब करण ने ये सुना तो उसे दोनों बहनों के लिए काफी बुरा महसूस हुआ। वो इस भाव को समझ सकता था, आखिरकार उसके माता पिता कौन है ये उसे भी नहीं पता, और जिन्होंने उसे पाला पोसा उनकी पहले ही मौत गई। जब शिवानी ने देखा कि माहौल काफी उदासी भरा हो गया है तो उसने बात को पलटते हुए कहा, करण, क्या तुम्हें अपनी तकनीक का अभ्यास नहीं करना? अगर तुम्हें 5 एलिमेंट ऑफ ड्रैगन तकनीक लेनी है तो अभी से मेहनत करना शुरू कर दो। करण ने शिवानी की बात पर हामी भरी और एक बार उस बॉक्स को देखा। उसे ऐसा लगा जैसे मिट्टी से बना हुआ ड्रैगन उसे ही देख रहा है। कुछ देर देखने के बाद करण दोनों बहनों के साथ तकनीक ग्रह से निकल गया। निकलने के बाद वो महल के गलियारे से गुजर रहे थे। तभी श्रेया ने करण से पूछा, करण, तुम्हारे पास स्टोरेज रिंग है, लेकिन फिर भी तुम तकनीक की किताब को अपने हाथ में लेकर घूम रहे हो,
क्या तुम्हारी स्टोरेज रिंग भर गई है? करण ने जब ये सुना तो वो भी सोच में पड़ गया। उसे भी रॉबिन की रिंग को इस्तेमाल करना सीखना था, लेकिन वो आज पूरे दिन इतना व्यस्त हो गया कि वो ये तो भूल ही गया। ये सोचने के बाद वो श्रेया को जवाब देने ही वाला था, तभी उनके सामने दो लड़के आकर खड़े हो गए। अंडस्को कौन थे वो दो लड़के? कहीं वो करण के लिए कोई मुसीबत तो खड़ी नहीं करने वाले? और क्या कहानी है उस तकनीक की जिसे याद करके राजा की आंखें नम हो गई? और कहाँ है श्रेया और शिवानी के पिता? क्या करण सीख पाएगा बर्फ की पकड़ तकनीक? अंडस्को च 14 फूल। जब करण श्रेया को जवाब देने वाला था, तभी उसके सामने दो लड़के आकर खड़े हो गए। उनमें से एक लड़का श्रेया को देखा जा रहा था। उसने राजकुमार वाले कपड़े पहने हुए थे और दिखने में ही घमंडी प्रकृति का लग रहा था। जब श्रेया ने उस लड़के को देखा तो उसने अपना मुंह बिचका लिया और बोली, अब तुम यहाँ क्या रहे हो राजकुमार वंश? जब राजकुमार वंश ने ये सुना तो बड़े ही नाटकीय अंदाज में अपनी स्टोरेज रिंग में से एक फूल निकाला और श्रेया को देते हुए बोला, राजकुमारी श्रेया, ये फूल मैं आपके लिए लाया हूँ। इस फूल में बहुत सारी आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं जो आपकी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए बहुत काम आने वाली है। इस फूल पर रहम दिखाए और इसे ले ले। जब करण ने सुना कि उस फूल आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं तो उसकी आंखें चमकने लगी। वही श्रेया का चेहरा बदसूरत हो गया और तीखे लहजे में बोली, राजकुमार वंश, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती तो तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? इस समय श्रेया को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो राजकुमार वंश को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन राजकुमार वंश हमेशा श्रेया को पटाने के बहाने और मौके ढूंढता रहता था। राजकुमार वंश ने श्रेया की बात को नजरअंदाज कर दिया और बोला, राजकुमारी श्रेया, आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैं इस फूल को बड़ी मेहनत से लाया हूँ। अगर आपने इसे स्वीकार नहीं किया तो मैं इसे आपके सामने पैरों से कुचल दूंगा। राजकुमार की बात सुनकर श्रेया ने कहा, ये भी अच्छी बात है, कुचल ही दो वरना मैं कुचल दूंगी। करण को ये कुचलना सही नहीं लग रहा था, इसीलिए उसने झटके से राजकुमार वंश से वो फूल ले लिया और अपनी बत्ती सी दिखाते हुए बोला, अगर ये किसी को नहीं चाहिए तो मैं इसे रख लेता हूँ। वैसे तुम्हारा धन्यवाद राजकुमार वंश, ये फूल मुझे देने के लिए। मैं इसका अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। करण ने सच में अपना आभार जताया था, लेकिन राजकुमार वंश के साथ साथ श्रेया और शिवानी के मुंह हैरानी में खुले के खुले रह गए थे। वही राजकुमार वंश का तो दिमाग ही खराब हो गया और मन ही मन बोला, क्या कहा इसने फूल देने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैंने इसे फूल दिया कब? इसने मुझसे फूल छीन लिया। राजकुमार वंश को इस समय बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने गुस्से से करण को देखा और बोला, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ से फूल छीनने की? क्या तुम मरना चाहता हो? राजकुमार वंश को इतना गुस्सा करते देख करण ने उसे समझाते हुए कहा, राजकुमार वंश, तुम वैसे भी इसे कुचल के बर्बाद करने वाले ही थे, और अगर मैंने इसे ले लिया तो क्या गलत कर दिया? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी लाई हुई चीज बर्बाद नहीं बल्कि इस्तेमाल होने वाली है। राजकुमार वंश को करण की बातों पर और गुस्सा आ रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि करण की जबान काट दे, लेकिन वो अभी राजमहल में था, इसीलिए उसने खुद को शांत किया और बोला, वो फूल में राजकुमारी श्रेया के लिए लाया था, न कि तुम्हारे लिए, इसीलिए अपनी जबान बंद रखो और को फूल मुझे वापस लौटा दो, वरना अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। जब करण ने देखा कि राजकुमार वंश कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रहा है, तो उसने अपना मन मार के फूल को वापस देते हुए कहा, ये लो तुम्हारा फूल, में तो तुम्हारे अच्छे के लिए ही ये सब कर रहा था, ताकि तुम्हारा नुकसान न हो, लेकिन अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो ये लो तुम्हारा फूल। राजकुमार ने जब देखा कि करण उसका फूल वापस कर रहा है तो उसके चेहरे पर घमंड दिखने लगा और करण के हाथ से फूल लेते हुए कहा, अगली बार कभी भी मेरे साथ ऐसी हरकत करने की सोचना भी मत। ये कहने के बाद राजकुमार वंश ने अपनी नजरें करण से फेरकर श्रेया पर कर ली। वही जब करण ने राजकुमार वंश की बात सुनी तो उसने अपना सर निराशा में हिला दिया। उसे समझ नहीं आया कि ये राजकुमार है या कोई जोकर। जहां करण राजकुमार वंश को जोकर समझ रहा था, वही राजकुमार वंश ने फिर से उस फूल को श्रेया को देते हुए कहा, राजकुमारी श्रेया, अब इनकार मत करना वरना मेरे साथ इस फूल का भी दिल टूट जाएगा, और किसी का दिल तोड़ना बहुत बड़ा जुर्म है। राजकुमारी श्रेया, आप इस जुर्म से बचे और इस फूल को अपने कोमल कोमल हाथों से अपनी गिरफ्त में ले लीजिए। राजकुमार वंश की नौटंकी भरी बातें सुन सबका सर दर्द हो रहा था, लेकिन श्रेया के चेहरे पर तो एक मुस्कान आ गई और बोली, बिल्कुल सही कहा राजकुमार वंश आपने, मैं इतने बड़े जुर्म को अंजाम नहीं दे सकती, इसीलिए मैं आपके इस फूल को ले लेती हूँ। इतना कहने के बाद श्रेया ने वो फूल ले लिया। राजकुमार वंश ने जब देखा कि श्रेया ने उसका फूल ले लिया है तो उसका चेहरा खिल उठा। उसे आज सबसे ज्यादा खुशी हो रही थी। अब वो सपने तक देखने लगा जिसमें वो और श्रेया एक साथ है और शादी के फेरे ले रहे हैं, फिर उनके बच्चे भी हो गया है। वो ये सब सोच कर इतना खुश हुआ जा रहा था जैसे उसे स्वर्ग मिल गया हो। लेकिन तभी उसके खिले हुए चेहरे पर जो चमक थी, अचानक से वो चमक फीकी पड़ने लगी,
क्योंकि उसके सामने श्रेया ने वो फूल करण को देते हुए कहा, करण मैं तुम्हें यहाँ झूठ बोल कर लाई थी, तुमने बेशक मुझे माफ कर दिया है, लेकिन मुझे अभी तक उस चीज का बुरा लग रहा है। मैं सच में तुमसे माफी मांगती हूँ और ये फूल मेरी माफी का तोहफा है, प्लीज इसे मना मत करना। करण श्रेया की बातों से इम्प्रेस हो गया और फूल को अपने अपने कब्जे में लेते हुए बोला, इस फूल के लिए तुम्हारा धन्यवाद श्रेया। मुझे खुशी है कि मेरी मुलाकात तुमसे हुई और मैं भी तुम्हें आने वाले समय में अच्छा सा तोहफा जरूर दूंगा। असल में करण जो भी कह रहा था दिल से कह रहा था, क्योंकि करण के हिसाब से अगर वो श्रेया से नहीं मिलता तो न उसे राजमहल में रहने का मौका मिलता और न ही राजा से मुलाकात के बाद उसकी ताकत बढ़ती और न ही राजा उसे पावर सप्लीमेंट गोली देते और न ही तकनीक ग्रह में उसे एंट्री मिल पाती। उससे भी ज्यादा उसे करिश्मा का हिंट तो मिला जहां वो करिश्मा के बारे में जान सकता हो। करना बेशक कुछ भी सोच रहा हो, लेकिन राजकुमार वंश का तो मुंह ऐसे खुला रह गया जैसे सालों पुराना कुआं हो। उसकी आंखों में अविश्वास दिखाई दे रहा था। उसका फूल किसी और का माफी का नजराना जो बन गया, उसका तो सर फटा जा रहा था। लेकिन राजकुमार वंश के पास कहने को शब्द नहीं थे। तभी श्रेया, करण और शिवानी वहां से जाने लगे। राजकुमार वंश ने जब ये देखा तो उसने चिल्लाते हुए कहा, करण यही नाम है न तुम्हारा? क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है किसी और का दिया हुआ फूल इतनी आसानी से रख कर जाने के बारे में सोचने की? क्या तुम इतने बेशर्म हो जो सामने से देखने के बाद भी ऐसी बेशर्मी भरी हरकतें कर रहे हो? तुम्हें अच्छे से पता है वो फूल मैंने राजकुमारी श्रेया को दिया था और तुमने उसे इतनी बेशर्माई से ले लिया। तुम तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो। जब ये बातें करण और दोनों बहनों के कानों में पड़ी तो दोनों बहनों को राजकुमार वंश पर गुस्सा आने लगा, लेकिन करण शांत था और बड़े ही सादगी से बोला, राजकुमार वंश तुमने कहा कि ये फूल तुम श्रेया के लिए लाया थे, क्यों सही कहा ना मैंने? जब राजकुमार वंश ने करण की बात सुनी तो अपना सर हाँ में हिला दिया। तभी करण ने आगे कहा, तो तुमने श्रेया को फूल दिया? राजकुमार वंश ने अपना सर हाँ में हिला दिया। उसे नहीं पता था कि करण कहना क्या चाहता है। तभी करण ने आगे कहा, जब तुमने श्रेया को फूल दे दिया है तो तुम मुझसे ऐसे कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैंने तो तुमसे फूल नहीं लिया, लेकिन फिर भी तुम मुझे बेशर्म कह रहे हो। किस हक से तुम मुझे ऐसा कह रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है या तुम्हारी तबीयत खराब है? अगर हाँ तो जाओ पहले अपना इलाज करवाओ, ऐसे खाली पीली घूमोगे तो तुम्हें कोई जेल में डाल देगा। ये कहने के बाद करण ने अपना सर निराशा में हिला दिया और शिवानी और श्रेया के साथ वहां से चला गया। और राजकुमार वंश वह खड़ा रहा जैसे उसे कुछ समझ ही न आया हो कि कुछ देर पहले उसके साथ क्या हुआ। वो तो अभी भी यही सोच रहा था। उसका फूल उसने राजकुमारी श्रेया को दिया, राजकुमारी श्रेया ने वो फूल करण को दिया, तो वो क्यों करण को बेशर्म कह रहा है? असली बेशर्म तो वो खुद हुआ जो फूल उसने राजकुमारी श्रेया को दिया न वो फूल देता और न ही वो फूल करण को मिलता और न ही वो करण से बहस करता। राजकुमार वंश को पागल जैसा खड़ा देख उसके साथी ने उसे समझाते हुए कहा, तुम अपनी जगह सही हो, बस वो कुछ ज्यादा तेज है। वही दूसरी तरफ करण, श्रेया और शिवानी एक कमरे के बाहर आकर रुक गए। तभी श्रेया ने करण से कहा, करण ये तुम्हारा कमरा है, तुम यहाँ आराम से अपनी तकनीक का अभ्यास करो और जल्दी से हमें हैरान भी कर दो। श्रेया की बातों पर करण मुस्कुरा दिया और बोला, शुक्रिया श्रेया, अब मैं थोड़ा आराम करता हूँ, वैसे भी मैं आज बहुत थक भी गया हूँ। ये कहने के बाद करण ने कमरे का दरवाजा खोल और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दिया। वही दोनों बहनें भी वहां से जाने लगी। तभी शिवानी ने श्रेया को छेड़ते हुए कहा, दीदी मैं देख रही हूँ तुम करण से कुछ ज्यादा ही प्यार से बात करती हो, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? श्रेया ने जब शिवानी की बात सुनी तो वो शर्मा गई और हड़बड़ाते हुए बोली, ये तू कैसी बहकी बातें कर रही है? मैं और प्यार हो भी करण से कभी नहीं। अच्छा तो जब करण को वो फूल चाहिए था तो तुमने क्यों राजकुमार वंश से वो फूल लेकर करण को दे दिया? इसका क्या मतलब समझूं मैं? शिवानी ने कहा, जिसे सुन श्रेया का चेहरा शर्म से लाल हो गया और शर्माते हुए बोली, अगर मैं उसे प्यार भी करती हूँ तो भी वो मुझसे प्यार करे, ये तो जरूरी नहीं ना। जब शिवानी ने अपनी बहन की बात सुनी तो उसे समझाते हुए बोली, कैसे प्यार करेगा जब तक ऐसे कपड़े पहने रहोगी? जाओ और जैसी रहती हो सुंदर सी राजकुमारी बनकर वैसी बनकर करण के सामने जाओ, देखना पहली नजर में अपना दिल दे बैठेगा तुम्हें और तुमसे शादी करने के लिए मरा जाएगा। शिवानी की बात श्रेया को सही लगी, लेकिन उसे शर्म भी आ रही थी और करण से उसे प्यार भी हो गया था। इसीलिए उसने अपनी शर्म को मारा और बोली, तुमने बिल्कुल सही कहा, उसे मुझसे प्यार करना ही होगा। आखिरकार मैं इतनी सुंदर जो हूँ। जहाँ श्रेया करण से प्यार करने लगी थी वही करण उस बड़े से कमरे के बीचों बीच बैठा हुआ था और बर्फ की पकड़ तकनीक का अभ्यास करने लगा था। असल में अगर कोई और होता तो उसे बर्फ पर पकड़ तकनीक का अभ्यास करने के लिए किसी बर्फ वाली जगह पर जाना पड़ता, लेकिन करण के शरीर में नवग्रह की शक्तियां थी जिस वजह से करण उस तकनीक का अच्छे से अभ्यास कर पा रहा था।
करण जब अभ्यास कर रहा था तो उसके आसपास शक्तियां जमा होने लगी थी और ऐसे ही करण को अभ्यास करते हुए 5 दिन गुजर गया। असल में जब से करण की शक्तियों का स्तर बढ़ा है, जब से उसे भूख प्यास लगना कम से कम हो गया है, जिस वजह से करण को अभ्यास करने में कोई तकलीफ नहीं हो रही थी और ऐसे दिन बीतने लगे। 10वें दिन करण के आसपास की शक्तियां ठंडी शक्तियों में बदलने लगी और ऐसे ही करण को अभ्यास करते हुए पूरा 1 महीना बीत गया और जिस जगह करण बैठा हुआ था वो पूरी जगह बर्फ में बदल गई। जहां करण अपनी बर्फ पर पकड़ तकनीक का अभ्यास कर रहा था तो वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़े कमरे में एक बड़ी सी कुर्सी पर एक लड़की बैठी हुई थी। वो देखने में शिवानी जैसी ही लग रही थी, लेकिन वो शिवानी नहीं बल्कि शिवानी की सौतेली बहन शिवांगी थी। उसके सामने एक लड़की खड़ी हुई थी जिसे शिवांगी कह रही थी, मुझे खबर मिली है कि कोई अनजान टेलर मेरी धमकी को नजरअंदाज करके शिवानी के लिए शादी का जोड़ा बना रहा है। वो कौन है, कहाँ से आया है, कुछ नहीं पता, लेकिन उसने मुझे नाराज करने की कोशिश की है, जिसकी सजा उसे अपनी मौत से देनी होगी। मैं उम्मीद करती हूँ पारो तुम उस टेलर को मार दोगी और अपने सुपारी क्लब का नाम खराब नहीं करोगी। असल में सुपारी क्लब एक बहुत बड़ा संगठन है जहाँ लोग एक दूसरे की सुपारी देने आते जाते रहते हैं। सुपारी क्लब के नियम भी बहुत सख्त होते हैं। जैसे कोई किलर अपना टास्क पूरा नहीं कर पाता तो उसे और उसके पूरे परिवार को मार दिया जाता है। ऐसे ही सख्त नियमों की वजह से सुपारी क्लब पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं और जिसको भी किसी को मरवाना होता है वो दिल खोल के सुपारी क्लब कर पैसा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है किलर अपनी जान की बाजी लगाकर भी अपना टास्क पूरा करेगा और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसका पूरा परिवार सुपारी क्लब के हाथों मारा जाएगा और इसी भरोसे की वजह से सुपारी क्लब को बहुत फायदा होता है। पारो ने राजकुमारी की बात सुनकर अपने खंजर को अपने हाथ में घुमाते हुए कहा, आज तक ऐसा कोई नहीं है जो मेरे इस खंजर का शिकार न बना हो और वो टेलर भी नहीं बचेगा। बस आप मुझे ये बताओ कब और कहाँ मारना है उसे। जब शिवांगी ने पारो की बातें सुनी तो वो काफी संतुष्ट लगने लगी और बोली, मैंने सुना है वो आने वाले मुकाबले में भाग लेने वाला है और मैं भी उस मुकाबले में जाने वाली हूँ और वैसे भी मुकाबले में पार्टनर का होना जरूरी है। तुम मेरी पार्टनर बनकर वहां चलोगी और उसे मार दोगी। क्या सच में शिवांगी करण को मरवा देगी? और क्या है ये सुपारी क्लब? क्या करण सीख पाएगा बर्फ पे पकड़ तकनीक? और क्या होगा जब करण को पता चलेगा श्रेया के प्यार के बारे में? क्या राजकुमार वंश बदला लेगा करण से? और क्या हासिल कर पाएगा करण 5 एलिमेंट ऑफ ड्रैगन तकनीक? 15 मुकाबले से पीछे हट जाओ। जिस तरफ शिवांगी करण को मारने के लिए सुपारी क्लब को सुपारी दे चुकी थी, वही करण अभी भी अपने अभ्यास में लगा हुआ है। आज करण को पूरे 3 महीने बीत चुके हैं। करण के कमरे में हर जगह बर्फ जमी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बर्फ का पहाड़ अचानक से प्रकट हो गया हो। वही करण एक बर्फ के गोले में अपना अभ्यास जारी रखा हुआ है। तभी करण के पास एक फूल चक्कर लगाने लगा। ये राजकुमार वंश का फूल था जो वो श्रेया के लिए लाया था। उस फूल में से आध्यात्मिक शक्तियां निकलकर करण के शरीर में प्रवेश करने लगी और जैसे ही फूल की आध्यात्मिक शक्तियां करण के शरीर में प्रवेश हुई, वैसे ही और तेजी से बर्फ हर जगह फैलने लगी। और ऐसे ही करण को 1 महीना और बीत गया। आज के दिन करण के कमरे में सिर्फ बर्फ थी और कुछ भी नहीं दिख रहा था। कमरे के बीचों बीच करण अभी भी अभ्यास में व्यस्त था। ऐसे ही कुछ समय और बीत गया। आज करण को पूरे 5 महीने बीत गए। तभी करण ने अपनी आंखें खोली। करण की आंखें खुलते ही कोई भी देख सकता था कि करण की आंखों में चमक दिख रही थी। उसी चमक के साथ करण ने खुश होते हुए कहा, मैंने बर्फ की पकड़ तकनीक को पूरा समझ लिया है और उस फूल की वजह से मैं नवे चरण पर पहुंच चुका हूँ। ये कहने के बाद करण ने अपनी शक्तियों का परीक्षण करने का सोचा और अपने आसपास की बर्फ की देखा और कुछ सोचा और उसके सोचते ही बर्फ हवा हो गई। करण ये देखकर बहुत खुश हुआ। फिर उसने अपने हाथ की तरफ देखा और अपने दिमाग में तलवार को सोचने लगा। जैसे ही करण ने इतना सोचा, उसके हाथ में बर्फ जमा होने लगी और अगले ही पल उसके हाथ में बर्फ से बनी तलवार आ गई। करण का ये देखकर दिन बन गया। ऐसे ही करण ने काफी सारी चीजें सोची, जिसमें भाला, तलवार, धनुष बाण और धरती लोक के हथियार जैसे शॉटगन, मशीन गन और भी काफी सारे हाईटेक हथियारों के बारे में सोचा और जो वो सोचता वो उसे मिल जाता। ये देखकर करण बहुत ज्यादा खुश हो गया और अब उसके मन में किसी से लड़ने की आग जलने लगी और इसी सोच के साथ वो अपने कमरे से बाहर निकल गया। कमरे से बाहर निकलने के बाद करण आसपास घूमने लगा। काफी देर तक घूमने के बाद भी उसे कोई नहीं दिखा। ये देखकर करण उदास हो गया। तभी उसने एक सिपाही को पकड़ा और उससे दोनों राजकुमारियों के बारे में पूछने लगा। तभी उसे राजकुमारी शिवानी के बारे में पता चला, जो बागीचे में अपनी दोस्त के साथ वाइन का मजा उठा रही थी। ये जानने के बाद वो सीधा शिवानी के पास चला गया और कुछ ही देर में वो बागीचे के पास पहुंच गया। इस समय शिवानी अपनी दोस्त के साथ हंस खेल कर बातें कर रही थी। करण ने ये देखा तो वो भी एक मुस्कान के साथ शिवानी के पास पहुंच गया।
जब शिवानी ने करण को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी और अपनी जगह से उठकर बोली, करण, आखिरकार तुम्हारा अभ्यास खत्म तो हुआ। ये कहने के बाद शिवानी की नजर करण की शक्तियों पर पड़ी और हैरान होते हुए बोली, तुम 9वें चरण पर पहुंच गया, मुझे सच में हैरानी हो रही है। जब करण ने शिवानी की बात सुनी तो हंसते हुए बोला, ये कोई बड़ी बात नहीं है, खैर अब मुझे अपनी शक्तियों का परीक्षण करना है। क्या तुम इसमें मेरी कोई मदद कर सकती हो? ये बोलने के बाद करण आशा भरी नजरों से शिवानी को देखने लगा, लेकिन शिवानी ने अपने हाथ दिखाते हुए कहा, आज मेरे हाथों पर मेहंदी लगी है, मैं तो तुम्हारे लिए इस वक्त कुछ नहीं कर सकती। ये कहने के बाद शिवानी कुछ सोचने लगी और हैरानी से बोली, क्या तुमने उस तकनीक को सीख लिया है? करण ने जब शिवानी की हैरानी भरी बातें सुनी तो उसे हंसी आ गई और अपना सर में हिलाते हुए बोला, हाँ। करण की हाँ सुनते ही शिवानी की चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों भाव देख रहे थे। वो कुछ कहती कि तभी उसकी दोस्त जो अभी भी बैठी हुई थी, उसने शिवानी से कहा, क्या बात है शिवानी, क्या तुम अपने दोस्त से मुझे नहीं मिलवाओगी? जब शिवानी ने उस लड़की की बात सुनी तो मुस्कुराते हुए बोली, क्यों नहीं प्रियांशी। ये कहने के बाद शिवानी ने करण को देखा और बोली, करण, यही मेरी दोस्त प्रियांशी, ये रायगढ़ शहर की राजकुमारी है और मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी है। करण ने प्रियांशी की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। करण देख पा रहा था कि प्रियांशी भी बहुत सुंदर दिखती है, अगर कहा जाए तो शिवानी से थोड़ी ज्यादा ही सुंदर थी प्रियांशी। तभी शिवानी ने प्रियांशी को देखते हुए आगे कहा, और प्रियांशी, ये है करण, ये एक तिल है और बहुत अच्छा इंसान भी है। जब प्रियांशी ने करण के बारे में जाना तो उसका मुंह बन गया और बोली, ओह, तो ये तुम्हारा टेलर है। मैं तो सोच रही थी कि ये तुम्हारा दोस्त होगा और किसी देश का राजकुमार होगा, लेकिन ये तो एक टेलर निकला। मैं भी ना कुछ ज्यादा ही सोचती हूँ। जब शिवानी ने प्रियांशी को ऐसे बात करता देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा और बोली, करण सिर्फ टेलर ही नहीं, मेरा दोस्त भी है और मैंने आज तक कभी किसी को उसकी पृष्ठभूमि को देखकर दोस्त नहीं बनाया। जो मेरा दोस्त है वही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। प्रियांशी को शिवानी से ये उम्मीद नहीं थी कि वो उससे ऐसे बात करेगी, लेकिन वो शिवानी से बहस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने शिवानी से हंसते हुए कहा, अच्छा मैं समझ गई, अब वाइन का एक ग्लास लिया जाए, मेरा तो गला सूखा जा रहा है। जब शिवानी ने उसकी बात सुनी तो उसने भी बात को आगे नहीं बढ़ाया और बोली, ठीक है। ये कहने के बाद शिवानी ने करण को देखा। करण बड़े आराम से खड़ा था और उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ा कि लोग उसे क्या कहते हैं, लेकिन इस वक्त करण की आंखें तारों की तरह चमक रही थी। करण को देखते हुए शिवानी ने कहा, करण, तुम भी हमारे साथ बैठो, वैसे भी हम आने वाले मुकाबले के बारे में ही बात कर रहे हैं। जब करण ने शिवानी की बात सुनी तो वो बिना बोले प्रियांशी के बगल वाली कुर्सी कर बैठ गया। प्रियांशी ने जब करण को अपने बगल में बैठा देखा तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो रायगढ़ देश की राजकुमारी थी और करण एक मामूली सा टेलर। उसकी हैसियत इतनी नहीं थी कि वो प्रियांशी के बगल में बैठ सके। प्रियांशी ये सब सोच रही थी, लेकिन उसने शिवानी के सामने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो नहीं चाहती थी कि शिवानी और उसके बीच एक मामूली से टेलर के वजह से लड़ाई हो। प्रियांशी की सोच से बेखबर करण काफी शांत था और उसके दिमाग में आइडिया घूम रहा था। उसे अपनी शक्तियों का परीक्षण करना था और उसे प्रियांशी उसके लिए काफी सही लग रही थी, और वैसे भी प्रियांशी करण को नापसंद कर रही थी। यही सोचने के बाद करण प्रियांशी को देखते हुए मजाकिया अंदाज में बोला, क्या तुम भी मुकाबले में भाग लेने वाली हो? प्रियांशी ने जब करण को खुद से ऐसे बात करते देखा तो उसका मन जल उठा और बोली, क्यों? कोई परेशानी है या तुम लड़कियों को कम आंकते हो, या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कमजोर हूँ? करण को अपना तीर सही जगह पर लगता देख करण मन ही मन मुस्कुराया और वो प्रियांशी को और भड़काना चाहता था, लेकिन शिवानी ने बीच में बोलते हुए कहा, बस अब बहुत हुआ। हम आने वाले मुकाबले के बारे में बात करने वाले थे और तुम दोनों आपस में ही बहस करने लगे हो। शिवानी के बोलने की वजह से करण ने अपने शब्दों को रोक लिया और प्रियांशी ने भी अपना मुंह फेर लिया। जब शिवानी ने देखा कि दोनों शांत हो गए हैं तो शिवानी ने एक चैन की सांस ली और करण को देखते हुए गंभीरता से बोली, करण, मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, क्या तुम इस आने वाले मुकाबले में भाग नहीं लोगे तो अच्छा होगा। करण ने जब शिवानी की बात सुनी तो वो गंभीर हो गया और बोला, मैं कुछ समझा नहीं शिवानी, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? करण को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों शिवानी उसे मुकाबले में भाग लेने से मना कर रही है, जबकि उसे पता है कि करण के लिए ये मुकाबला कितना जरूरी है। अगर करण ये मुकाबला जीतता तो उसे 5 एलिमेंट ऑफ ड्रैगन तकनीक मिलती और नालंदा विश्वविद्यालय जाने का मौका मिलता, जहां उसे करिश्मा को ढूंढने में मदद मिल सकती थी। करण ये सब सोच ही रहा था कि तभी शिवानी ने गंभीर भाव के साथ कहा, बात ये है कि शिवांगी ने सुपारी क्लब में तुम्हारी सुपारी दी है और सुपारी क्लब ने तुम्हें मारने के लिए पारो नाम की लड़की को भेजा है। वो लड़की बहुत क्रूर है
और उसकी शक्तियों का स्तर महारथी के 8वें चरण का है। वैसे तो वो तुम्हें राजमहल में कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मुकाबले के समय राजमहल भी बीच में कुछ नहीं कर पाएगा। हमें तुम्हारी चिंता है करण, इसीलिए तुमसे बोल रही हूँ कि तुम इस मुकाबले से पीछे हट जाओ। जब करण ने शिवानी की बात सुनी तो वो हैरान नहीं हुआ, उसे पहले से ही कुछ ऐसा होना का एहसास हो गया था, इसीलिए उसने अपनी शक्तियों को बढ़ाया था और उसे यकीन था कि उसकी अभी की ताकत के हिसाब से वो आने वाली परेशानियों को खत्म कर सकता है। लेकिन उससे पहले उसे अपनी शक्तियों का परीक्षण करना जरूरी था, वरना उसे अपनी ताकत का कोई अंदाजा नहीं होगा और आगे जाकर वो मुसीबत में पड़ सकता है। ये सब सोचने के बाद करण ने घमंडी भरे भाव के साथ कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी क्लब से है, अगर वो मेरे सामने आई तो मैं उसे इतना पीटूंगा कि उसकी शक्ल तुम्हारी दोस्त प्रियांशी जैसी हो जाएगी। प्रियांशी इस समय वाइन पी रही थी। जैसे ही उसने करण के मुंह से ऐसी बात सुनी तो उसको जोरों से ठसका लग गया, जिस वजह से उसके मुंह से वाइन बाहर निकल आई। उसके मन में करण के लिए गुस्सा भर आया, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वही शिवानी का भी चेहरा भी अजीब सा हो गया, उसे समझ नहीं आया कि करण ऐसी बातें क्यों कर रहा है। वो तो काफी समझदार लड़का था, तो आज क्या उसने भांग खा ली है। शिवानी कुछ भी सोचे, लेकिन करण बहुत शांत था और वाइन का ग्लास उठाकर वाइन पी रहा था। करण को ऐसे देख प्रियांशी अपनी जगह से खड़ी हुई और गुस्से से कुर्सी पर लात मारी, जिस वजह से कुर्सी के टुकड़े टुकड़े हो गया। लेकिन प्रियांशी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने गुस्से में करण को देखा और तेज आवाज में बोली, ए टेलर, क्या कहा तुमने, दोबारा बोल के बताओ। जब करण ने प्रियांशी को इतने गुस्से में देखा तो वो मन ही मन काफी खुश हुआ और उसने देखा कि प्रियांशी की ताकत महारथी के 3रे स्तर पर है, श्रेया से 1 स्तर कम। ये देखने के बाद उसकी आंखें चमक उठी और उसने प्रियांशी को और गुस्सा दिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं इस पारो नाम की लड़की को पिट कर उसका चेहरा इतना बदसूरत कर दूंगा जैसा तुम्हारा है, उसके बाद तुम दोनों बहनें लगने लगोगी। अंडरस्को, करण प्रियांशी को इतना गुस्सा दिलाकर कोई गलती नहीं कर रहा है। अब गुस्से से लाल प्रियांशी क्या करेगी करण के साथ, और कैसी तकनीक को सीखी है करण ने। क्या अब करण मुकाबले में भाग नहीं लेगा, और अगर करण ने मुकाबले में भाग लिया तो क्या पारो मार पाएगी करण को। 16 आइस वीज आइस। करण को दोबारा से खुद के लिए ऐसे शब्द बोलते देख प्रियांशी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और गुस्से से बोली, क्या मैं तुमको बदसूरत लगती हूँ, तो क्या तुमने अपने आप को अप्सरा समझती हो। करण ने प्रियांशी को भड़काते हुए कहा, जिसे सुन प्रियांशी का सब्र जवाब दे गया और उसके आसपास शक्तियां जमा होने लगी। आज प्रियांशी करण को अच्छा सबक सिखाने वाली थी। वो करण को जब तक पीटने वाली थी जब तक करण रोने न लगे। मामले को बिगड़ता देख शिवानी घबरा गई और जल्दी से उठी और बस वो दोनों के बीच आने ही वाली थी, तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। जब शिवानी ने देखा कि किसने उसके कंधे पर हाथ रखा था, देखने के बाद उसने कहा, दीदी इन्हें रोको, ये आपस में ही लड़ाई करने लगे हैं। असल में शिवानी के कंधे पर हाथ रखने वाली श्रेया थी। श्रेया ने शिवानी की बातों का जवाब देते हुए कहा, चिंता मत करो, करण अपनी शक्तियों का परीक्षण करना चाहता है, इसीलिए उसने प्रियांशी को भड़काया है। वो समझ गया होगा कि प्रियांशी को अपने भाव छुपाने नहीं आते और वो एक स्वाभिमानी राजकुमारी है जिसे अपने आगे कोई कुछ नहीं दिखता। इसी का फायदा उठाकर करण प्रियांशी को गुस्सा दिला रहा है और अब खुद की शक्तियों का परीक्षण करने वाला है। शिवानी ने जब श्रेया की बात सुनी तो उसकी आंखें हैरानी में बड़ी हो गई और बोली, इसका मतलब करण प्रियांशी का फायदा उठा रहा है। ये कहने के बाद शिवानी ने करण की ओर देखा जो अभी भी कुर्सी पर आराम से बैठा था। ये देखने के बाद शिवानी के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, ये कितना तेज है। वही करण आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसने टेबल पर से वाइन का ग्लास उठाया और उसे बड़े मजे में पीने लगा। ये देखकर कि करण उसकी शक्तियां देखकर भी खड़ा नहीं हुआ, ऊपर से वाइन तो ऐसे पी रहा है जैसे किसी देश का राजा हो। इतना सब कुछ देखने के बाद प्रियांशी का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था। तभी प्रियांशी के शरीर से ठंडी आभा निकलने लगी, उसके आसपास की शक्तियां नीले रंग में बदलने लगी। कुछ ही पल में उस जगह पर ठंड का मौसम बन गया। प्रियांशी के हाथ सफेद पड़ने लगे और करण के हाथ में पकड़े हुए वाइन के ग्लास की पूरी वाइन जम गई। करण ने जब ये देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने अपनी नजरें प्रियांशी पर डाली जिसके आसपास बर्फ जमा हो रही थी। प्रियांशी की आंखों में ठंडक थी और वो भी करण को देख रही थी। करण को ये देखकर बड़ी खुशी हुई और मन ही मन बोला, क्या संयोग है, इसके पास भी बर्फ की शक्तियां हैं और मैंने भी ऐसी ही तकनीक को विकसित किया है। अब पता चलेगा कि मेरी तकनीक ज्यादा बेहतर है या इसकी। ये सोचने के बाद करण अपनी जगह से उठ गया। उसके चेहरे पर उत्सुकता साफ देखी जा सकती थी, जिसे देख प्रियांशी का पारा चढ़ा गया। लेकिन फिर भी उसने करण को एक मौका देते हुए कहा, करण तुम मेरी दोस्त के लिए अपनी जान पर खेलकर उसके लिए शादी का जोड़ा तैयार कर रहे हो।
और मैं अपनी दोस्त के खातिर तुम्हें माफ भी करती सकती हूँ। बस शर्त यह है कि तुम्हें अपने घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगनी होगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ। प्रियांशी की बातों को सुनकर करण मुस्कुरा दिया और हंसते हुए बोला, तुम्हें सिर्फ बातें करना ही आता है या हाथ पैर भी चलाने आते हैं? और ये भी नहीं आते तो क्या तुमने बर्फ की शक्तियों को वाइन ठंडा रखने के लिए विकसित किया है? करण प्रियांशी को इतना भड़का देना चाहता था ताकि प्रियांशी अपना सब्र खो दे और अपनी पूरी ताकत से लड़े, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। करण की बात सुनकर प्रियांशी ने ज्यादा वक्त न बर्बाद करते हुए करण पर चिल्लाते हुए अपने हाथ से पंच बनाकर हमला कर दिया। भाड़ में जाओ। प्रियांशी का पंच इतना ताकतवर था कि वो आराम से एक छोटी चट्टान को तोड़ सकती था, ऊपर से उसकी ठंडी आभा जो सामने वाले को कंपाने के लिए काफी थी। करण ने उस पंच की ताकत समझ अपना पंच भी आगे बढ़ा दिया। वो अपनी नवे चरण की शक्तियों का परीक्षण करना चाहता था, और जैसे ही दोनों के पंच एक दूसरे से टकराए, एक छोटा सा धमाका हुआ। आसपास की शक्तियां भी करने लगी। प्रियांशी की पंच की वजह से करण 12 कदम पीछे खिसकता हुआ गया, लेकिन वो उदास नहीं था, बल्कि वो तो और उत्साहित हो गया। वही प्रियांशी भी करण के पंच से 2 कदम पीछे सरक गई थी। इस समय प्रियांशी की आंखों में हैरानी दिख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक रथी स्तर का योद्धा महारथी स्तर के योद्धा का हमला कैसे झेल गया तो झेल गया, लेकिन उसकी वजह से महारथी स्तर के तीसरे चरण को योद्धा पीछे कैसे सरक सकता है? ये सोच के प्रियांशी का गुस्सा और बढ़ गया। फिर उसने अपने हाथ में शक्तियां इकट्ठा करना शुरू कर दिया, और अगले पल में ही उसका हाथ बर्फ में बदल गया, जिस पर धार कांटे लगे थे। ये देखकर शिवानी डर गई और घबराते हुए बोली, दीदी, हमें उसे रोकना होगा, वरना वो करण को जख्मी कर देगी। जल्दी करो और उसे रोको। शिवानी की बात सुनकर श्रेया ने उसे समझाते हुए कहा, अभी नहीं, करण ने अभी तक बर्फ की पकड़ का इस्तेमाल नहीं किया है, और करण को एक बार देखो, उसके चेहरे पर कोई डर नहीं दिख रहा है। श्रेया की बात सुनकर शिवानी ने करण की ओर नजरें फिराए और देखा तो सच में करण तो खुश दिखाई दे रहा था, जैसे उसे कोई बहुत अच्छा खिलौना मिल गया हो। उसे ऐसे खुश होता देख शिवानी अपना सर खुजाने लगी। वही प्रियांशी ने भी करण को खुश होता हुआ देख लिया था, जिसे देख उसका गुस्सा और बढ़ गया, और वो सीधा करण की ओर भागी अपना कांटों वाला पंच मारने। करण ने भी ये देखकर अपने दिमाग में कुछ सोचा, और अगले ही पल में उसके हाथ में बर्फ से बनी शील्ड आ गई। और जैसे ही प्रियांशी का पंच करण को लगने वाला था, करण ने बर्फ से बनी शील्ड को आगे कर दिया, जिस वजह से प्रियांशी का पंच उस शील्ड से टकरा गया। पंच टकराते ही प्रियांशी का चेहरा फीका पड़ गया, और उसके हाथ में जो बर्फ थी वो टुकड़ों के साथ प्रियांशी के हाथ से गिरने लगी, और उसके हाथ में दर्द होना शुरू हो गया। प्रियांशी ये देखकर हैरान हो गई, लेकिन अगले पल ही एक बर्फ से बना हुआ पंच प्रियांशी के पेट पर लगा, और प्रियांशी मुंह से खून उगलते हुए दूर जाकर गिरी। वो पंच करण ने ही मारा था। पंच मारने के बाद करण ने अपनी शील्ड को गायब कर दिया और प्रियांशी को देखने लगा। प्रियांशी अभी तक उठ चुकी थी और अपने मुंह से खून पोंछ रही थी। उसे हैरानी कर गुस्सा दोनों इस वक्त बहुत जोर से आ रहा था, इसीलिए उसने गुस्से में करण को देखा और तेज आवाज में बोली, तुमने भी बर्फ की तकनीक का अभ्यास किया है, लेकिन तुम इतने मजबूत नहीं हुए कि तुम मुझे हरा सको। आज मैं तुम्हें ऐसा सबक दूंगी जिसे तुम नींद में भी नहीं भूलोगे। तुमने मुझे मजबूर किया है करण, अब भुगतो। ये कहने के बाद प्रियांशी ने अपने हाथों को हवा में अजीब तरीकों से घुमाना शुरू कर दिया। वही करण काफी खुश था। उसने अपने से ज्यादा ताकतवर इंसान का खून जो निकाल दिया था, वैसे तो उसे बुरा लग रहा था, लेकिन अपनी ताकत का पता लगाने का यही तरीका सबसे अच्छा था। और जब उसने प्रियांशी को अपना सबसे खतरनाक हमला करते देखा, तो उसने मन ही मन कहा, अब वक्त आ गया है बर्फ की पकड़ तकनीक का ट्रम्प कार्ड खोलने का। इतना सोचने के बाद करण के शरीर से भी ठंडी आभा निकलने लगी। उसकी आभा प्रियांशी की आभा से कई गुना ज्यादा ताकतवर थी। करण की ठंडी आभा ने प्रियांशी की आभा को अपने अंदर समाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ ये सब देखकर शिवानी और श्रेया की आंखें फटी की फटी रह गई, और उन्होंने हैरानी से एक ही सुर में कहा, इसने सच में बर्फ की पकड़ तकनीक विकसित कर ली है। उन दोनों की सोच से अलग प्रियांशी ने भी करण की तकनीक को महसूस कर लिया था, और जब उसे एहसास हुआ कि ये बर्फ की पकड़ तकनीक है, तो उसकी आंखें हैरानी और खुशी में बड़ी बड़ी हो गई। वो अब करण से लड़ाई नहीं करना चाहती थी। ये सोचकर वो रुकने ही वाली थी, तभी उसे कुछ हुआ और उसकी आंखों की पुतलियों में जलन होने लगी, और उसकी सुंदर सी आंखें अचानक से लाल हो गई, और उसने अपने हाथों को नहीं रोका, बल्कि और जोरों से अपने हाथों को घुमाने लगी, और उसके पीछे एक बर्फ का चक्र बन गया, जिसमें से मजबूत ठंडी आभा निकल रही थी। उस चक्र के बनते ही श्रेया और शिवानी को अपने ऊपर दबाव महसूस होने लगा, इसीलिए उन लोगों ने भी अपनी शक्तियां बाहर निकाला शुरू कर दिया। वो अपनी शक्तियों से इस दबाव को हटाने को कोशिश करने लगे। वही करण ने भी उस दबाव को महसूस किया, लेकिन उसकी आभा भी कमजोर नहीं थी, जिस वजह से वो प्रियांशी की आभा को खेल पा रहा था।
तभी प्रियांशी के पीछे बने बर्फ के चक्र से एक बर्फ से बना हुआ 100 मीटर लंबा तीर निकला। उस तीर की ताकत से आसपास का मोहाल जम सा गया, पेड़ पौधे बर्फ की चादर में खो गया, नदी में बहता पानी पारदर्शी बर्फ में बदल गया। यहाँ तक कि श्रेया को अपनी पूरी ताकत उस दबाव से बचने के लिए लगानी पड़ी। वहीं शिवानी ने भी अपनी पूरी ताकत से विरोध करना जारी रखा। करण को भी उस तीर से हल्का हल्का डर लग रहा था, लेकिन इसे अपने तुरुप के पत्ते पर पूरा विश्वास था। तभी प्रियांशी ने करण की आंखों में आंखें डालकर कहा, बेवकूफ लड़के, तेरी इतनी हैसियत नहीं कि तू मेरे बगल में बैठ सके, और तू मुझे भड़काने की कोशिश कर रहा है। एक तुच्छे से टेले की इतनी औकात। करण प्रियांशी की बातों से गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि वो हैरान हो गया, क्योंकि प्रियांशी की आवाज करण को पहले जैसी नहीं लग रही थी। और जब करण ने प्रियांशी की आंखें देखी तो उसका दिमाग घूम गया, क्योंकि इस वक्त प्रियांशी की आंखें जल रही थी। करण कुछ समझ पाता कि ऐसा क्यों है, उससे पहले ही प्रियांशी ने अपना हाथ करण की ओर किया और बोली, मार दो उस नीच को। प्रियांशी के इतना कहते ही वो तीर करण की ओर जाने लगा। श्रेया ने जब ये देखा तो वो घबरा गई। शिवानी का भी गला सूख गया। शिवानी और श्रेया दोनों जल्दी से आगे बढ़ने लगी करण को बचाने के लिए, लेकिन उससे पहले ही उनके सामने आकर कोई खड़ा हो गया। जब श्रेया और शिवानी ने उस आदमी को देखा तो उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। अंडस्को, कौन था वो आदमी जिसे देख दोनों राजकुमारियों को उम्मीद की किरण दिखाई दी? क्या प्रियांशी के हमले से करण मरने वाला है? और क्या हुआ था अचानक से प्रियांशी को? और क्या है करण का तुरुप का पत्ता? 17 बाफ का दर्पण। श्रेया और शिवानी के सामने वाला शख्स राजमहल का सेनापति था। जब दोनों बहनों ने सेनापति को देखा तो श्रेया ने आगे आकर हड़बड़ाते हुए कहा, सेनापति जी, जल्दी से प्रियांशी को रोको वरना वो करण को मार देगी। शिवानी ने भी सेनापति को करण को बचाने के लिए कहा, लेकिन सेनापति ने अपना हाथ हिलाकर दोनों को रोक दिया और करण की ओर देखते हुए बोले, मुझे उसमें कुछ तो बात देख रही है, रुको और देखती जाओ, शायद ये लड़का कुछ कमाल कर जाए। सेनापति की बात सुनकर दोनों राजकुमारियां करण को देखने लगी, जो इस वक्त आंखों में चमक लिए उस बड़े से तीर को अपने पास आता देख रहा था। तभी करण ने मुंह खोला और जोर से बोला, बर्फीला दर्पण। करण ने इतना कहा ही था कि तभी उसके सामने बर्फ की दीवार बनने लगी। वो दीवार पारदर्शी थी और अगले ही पल उस दीवार ने दर्पण का रूप ले लिया, और जैसे ही प्रियांशी का भेजा हुआ बर्फ का तीर उस बर्फ के दर्पण से टकराया तो उसने अपनी दिशा बदल दी और मुड़कर सीधा प्रियांशी की ओर उड़ गया। प्रियांशी ने जब ये देखा तो उसकी आंखें हैरानी में फटी की फटी रह गई। प्रियांशी ने अपना बनाया हुआ तीर खुद की ओर आता देखा तो उसने अपनी हैरानी छोड़ी और जल्दी जल्दी अपने हाथ हिलाने लगी, और उसके पीछे बने बर्फ के चक्र से तीर जैसा ही एक नोकधार बर्फ से बना भाला निकला और तेजी से उस तीर की ओर बढ़ गया। और जैसे ही दोनों के हमले एक दूसरे से टकराए तो एक जोरदार धमाका हुआ, और उस धमाके की वजह से करण और प्रियांशी दोनों खून उगलते हुए दूर जाकर गिरे। ये सब देखकर दोनों राजकुमारियों को चक्कर आने लगे और दोनों बहनों ने हैरानी में एक ही सुर में कहा, ये कैसे हो सकता है? उनकी बात सुनकर सेनापति मुस्कुराए और खुश होते हुए बोले, ऐसा लगता है इस लड़के ने बर्फ की पकड़ तकनीक की 3 में से एक खास तरीके को समझ लिया है। ये लड़का एक सच में एक प्रतिभाशाली योद्धा है। ये कहने के बाद सेनापति ने श्रेया की तरफ तिरछी नजर से देखा और बोले, तुम्हारी पसंद लाजवाब है राजकुमारी। ये कहने के बाद सेनापति के चेहरे पर एक मुस्कान तहर गई। जब श्रेया ने सेनापति की बात सुनी और उन बातों का मतलब समझा तो उसके गाल गुलाबी हो गए और उसकी आंखें करण पर टिक गई, जो अपने मुंह से खून पोंछ रहा था। करण के मुंह से बेशक खून निकल रहा था, लेकिन उसे अपनी इस तकनीक पर गर्व महसूस हो रहा था और खुश होते हुए खुद से बोला, बर्फ की पकड़ की ये खास तकनीक बहुत ताकतवर है। इससे मैं सामने वाले का हमला वापस उसी पर कर सकता हूँ। हाँ, इसमें बेशक मेरी 70% शक्तियाँ खर्च हो गई है, फिर भी मैं इस खास तरीके को अपने तुरुप के पत्ते के तौर पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। जहाँ करण अपनी बर्फ की पकड़ तकनीक की ताकत देखकर खुश था, वहीं दूसरी तरफ प्रियांशी गुस्से में करण को देख रही थी। इस समय प्रियांशी की आंखें जल रही थी। तभी प्रियांशी के बाल जो घने काले थे वो घिरे घिरे सफेद होने लगे, उसकी आंखें और लाल हो गई। करण और जब सब ने प्रियांशी का ये रूप देखा तो सब हैरान हो गए। करण को समझ नहीं आ रहा था कि प्रियांशी के साथ प्रॉब्लम क्या है। जब करण प्रियांशी के बारे में सोचता, वही प्रियांशी का रूप बदलता जा रहा था। उसकी आंखों की पुतलियां सफेद हो गई और उसके शरीर से बर्फ के छोटे छोटे कांटे निकलने लगे, और पीछे बना हुआ चक्र एक गहरे काले रंग के गोले में तब्दील हो गया और उसमें से नकारात्मक आभा निकलने लगी। जैसे ही नकारात्मक आभा उस गोले से निकली, वैसे ही करण के सीने से सफेद रोशनी टिमटिमाने लगी। करण ने जब अपने सीने की तरफ देखा और जब समझा तो उसका दिल बैठ गया। करण को समझने में देर नहीं लगी कि नकारात्मक आभा उस गोले से निकल रही है, वो उसके लिए जानलेवा है। ये समझकर करण अब और लड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने प्रियांशी को देखा और विनम्र ढंग से बोला, प्रियांशी,
हमें अब लड़ाई बंद कर देनी चाहिए। दरअसल मैं अपनी शक्तियों का परीक्षण करना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें उकसाया था। मैं तुमसे उस चीज के लिए माफी मांगता हूँ। करण ये सब कह तो दिया, लेकिन प्रियांशी पर कोई फर्क नहीं पड़ा और वो धीरे धीरे हवा में उड़ने लगी। उसके सफेद हुए बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें करण को देख रही थी। जैसे आंखों से ही कह रही हो, आज तुझे मैं मार डालूंगी। करण उसकी आंखें देखकर डर गया, लेकिन उसने भी ठान लिया कि वो अपनी डिवाइन फायर का इस्तेमाल करेगा। बेशक उसकी शक्तियां प्रियांशी के बराबर की नहीं थी, लेकिन डिवाइन फायर से वो अपनी सुरक्षा तो कर ही सकता है। वही प्रियांशी के काले गोले में से नकारात्मक शक्तियां निकलकर सीधा प्रियांशी के शरीर में जाने लगी, जिस वजह से प्रियांशी की आध्यात्मिक शक्तियां, शारीरिक शक्तियां दोनों ही बहुत ज्यादा बढ़ गई और उसकी ताकत महारथी स्तर से ऊपर के स्तर, महासाधक के स्तर के पहले चरण पर पहुंच गई। अपने अंदर इतनी ताकत जमा करने के बाद प्रियांशी ने करण को देखा और उसकी ओर बढ़ गई। वो जैसे ही वो आगे बढ़ी, उसके हाथ में एक तलवार आ गई और इस तलवार से वो करण का गला काट देना चाहती थी। करण ने भी ज्यादा नहीं सोचा और वो अपनी डिवाइन फायर का इस्तेमाल करके सुरक्षा कवच बनाने ही वाला था कि तभी उसके सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी आकर खड़ा हो गया। प्रियांशी ने भी उस आदमी को देख लिया था, लेकिन वो रुकी नहीं और उस आदमी पर हमला कर दिया। असल में वो आदमी सेनापति ही था। सेनापति ने जब देखा कि प्रियांशी उस पर हमला कर रही है, तो उसने भी अपनी तलवार निकाली और प्रियांशी से भिड़ गया। जब दोनों की तलवारें एक दूसरे से टकराई तो किसी बॉम्ब फूटने जैसी आवाज सबको सुनाई दी। श्रेया और शिवानी हड़बड़ाती हुई करण के पास आए। वो दोनों ने करण को अपनी शक्तियों में घेर लिया ताकि उसे कोई नुकसान न हो। श्रेया ने करण की चिंता जाहिर करते हुए कहा, तुम ठीक तो हो करण? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये आदमी कौन है? करण ने पूछा, जिसका जवाब देते हुए श्रेया ने कहा, वो हमारी सेना की टुकड़ी के दूसरे सेनापति है, सेनापति अभिराम है। करण ने जब उस आदमी की पहचान जानी तो उनकी तरफ नजरें फेर ली। इस समय सेनापति और प्रियांशी दोनों ही तलवारबाजी कर रहे थे और अभी तक उनके बीच 300 हमलों की चाल का आदान प्रदान हो चुका था। जहां प्रियांशी आक्रामक थी तो वही सेनापति सिर्फ अपना बचाव कर रहे थे। वो प्रियांशी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। उन्हें समझ आ रहा था कि प्रियांशी के साथ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन प्रियांशी रुकने वाली नहीं थी। वो और आक्रामक हो गई। उसकी तलवार से 12 बर्फ की बनी तलवारें निकली, जिनकी नोक काली थी। वो सीधा सेनापति की ओर उड़ती हुई पूरी रफ्तार में उड़ गई। अपनी ओर आती उन तलवारों को देखकर सेनापति मुस्कुरा दिए और अपनी तलवार की एक ही चाल में उसकी 12 तलवारें 2 टुकड़ों में बट गई और जमीन पर जाकर धंस गई। अपना हमला इतनी आसानी से विफल होते देख प्रियांशी का गुस्सा बढ़ गया और उसके पीछे जो काला गोला था, जिसमें से नकारात्मक आभा निकल रही थी, वो गोला सीधा सेनापति की ओर बढ़ गया। सेनापति ने काला गोला अपनी ओर आते देखकर भी नहीं घबराए और उन्होंने अपनी तलवार को हवा में उठाकर बोले, धरती तोड़ तलवार। सेनापति ने जैसे ही ये कहा, उसकी तलवार हवा में उड़ने लगी और उसका आकार बड़ा होने लगा और कुछ ही पल में उसका आकार 200 मीटर हो गया। सेनापति ने ये देखा और मुस्कुराते हुए उस गोले को देखा जो उनकी तरफ बड़ा चला आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी राक्षस का मुंह हो जो सबको अपने अंदर निगल लेने वाला है। सेनापति ने उस काले गोले की तरफ इशारा कर दिया। इशारा पाते ही वो तलवार, जो अभी विशालकाय बन चुकी थी, वो सीधा उस गोले की ओर बढ़ गई। करण ये सब देखकर अपनी आंखें मसल रहा था। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। अगर वो प्रियांशी को नहीं उकसाता तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन अपनी गलती से ज्यादा वो प्रियांशी की ताकत देखकर हैरान था। वो बिना डिवाइन फायर के प्रियांशी के सामने 2 पल भी नहीं टिक पाता। करण को अब और ताकतवर बनने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो इतना ही ताकतवर रहा तो शायद वो करिश्मा का पता कभी नहीं लगा पाए। जहां करण ये सब सोच रहा था, वही सेनापति की तलवार और प्रियांशी का नकारात्मक शक्तियों का गोला एक दूसरे के करीब पहुंच गया और अगले ही पल दोनों एक दूसरे से टकरा गया। दोनों हमले एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें सेनापति की तलवार का प्रभाव ज्यादा था। कुछ देर के बाद ही सेनापति की तलवार ने उस गोले को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया और एक दिल दहला देने वाला धमाका हुआ। श्रेया और शिवानी का बना हुआ सुरक्षा कवच इस धमाके की ताकत का सामना नहीं कर पाया और वो कांच की तरह बिखर गया, जिस वजह से श्रेया, शिवानी और करण हवा में उड़ते हुए दूर जाकर गिरे। उन सबके मुंह से खून निकलने लगा। वही प्रियांशी की हालत भी खराब हो गई और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो चक्कर खाकर नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी सेनापति ने उसे पकड़ लिया और उसे उठाकर श्रेया के पास ले गया। श्रेया, शिवानी और करण दोनों अभी तक खड़े हो गए थे और अपने मुंह से बहते हुए खून को पोंछ रहे थे। तभी सेनापति ने प्रियांशी को श्रेया को पकड़ाते हुए कहा, इसे काफी चोटें लगी है, इसका इलाज करवाना शुरू करो। ध्यान रहे, मुकाबले में सिर्फ 10 दिन बचे हैं, अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू कर दो। ये कहने के बाद सेनापति ने उदासी से प्रियांशी को देखा और गंभीरता से बोले, वरना ये मुकाबला रायगढ़ जीत जाएगा। ये लड़की काबिले तारीफ है।
लेकिन इसके अंदर, ये कहते कहते सेनापति शांत हो गया और आगे कुछ बोला नहीं। श्रेया और शिवानी भी सेनापति की बात को समझ रहे थे। तभी सेनापति ने करण को देखते हुए कहा, तुम हिम्मती तो बहुत हो, लेकिन साथ में बेवकूफ भी। सेनापति की बात समझ करण को खुद के ऊपर शर्म आने लगी और प्रियांशी की हालत देखकर खुद पर गुस्सा भी। तभी सेनापति ने करण से कहा, तुम मुझे कल अभ्यास गृह में आकर मिलो, मुझे तुम्हें कुछ बातें समझानी है। करण सेनापति की बात सुनकर घबरा गया। उसे लगा कि अब उसे इस चीज की सजा मिलने वाली है, लेकिन उसने एक बार प्रियांशी को देखा जो बेहोश पड़ी हुई थी, जिसके शरीर पर कई सारी चोटें लगी हुई थी। ये देखकर करण को गिल्टी महसूस होने लगा और अपना मन पक्का करके अपनी सजा पाने को तैयार हो गया और दृढ़ता से बोला, मैं आ जाऊंगा, मैं अपनी गलती की सजा पाने के लिए तैयार हूँ। जब करण ये सब कहा, जब तक सेनापति वहां से चले गए थे, ये देखकर करण ने अपना सर पकड़ लिया। तभी करण ने श्रेया से पूछा, श्रेया, वैसे सेनापति की ताकत का स्तर क्या है? करण की बात का शिवानी ने जवाब दिया, सेनापति महासाधक के 9वें चरण पर है और कुछ सालों बाद वो भी सोमनाथ जी के स्तर पर पहुंच जाएंगे। करण का ये सुनकर मुंह खुला का खुला रह गया। उसे समझ नहीं आया कि शक्तियों के कितने स्तर होते हैं। तभी उसे करिश्मा की कही हुई बात याद आई, जब उसने कहा था, जब तुम गॉड वर्ल्ड पहुंच जाओगी तो आगे के स्तर के बारे में खुद जान जाओगे। ये सोचने के बाद करण ने खुद को बहुत ज्यादा कमजोर पाया। अंडरस्कोर, क्या सच में करण कमजोर है और क्यों मिलने के लिए बुलाया है सेनापति ने करण को? क्या सेनापति करण को सजा देने वाला है? क्या हुआ था प्रियांशी को? क्यों वो खुद को लड़ाई करने से नहीं रोक पाई? 18 कारण के अनवांटेड दुश्मन। जहां करण इन शक्तियों के स्तर के बारे में सोच रहा था, वहीं श्रेया प्रियांशी की हालत देखकर परेशान थी। इसीलिए उसने करण से कहा, करण, मुझे अभी जाना होगा, प्रियांशी को थोड़ा आराम करने की जरूरत है और उसे कई जगहों पर चोट भी लगी हुई है, उन चोटों पर भी दवा लगानी होगी। तुम शिवानी के साथ रहो और आने वाले मुकाबले के बारे में जानकारी ले लो। करण ने श्रेया की बात पर हामी भरी और एक नजर प्रियांशी को देखा जो श्रेया के हाथों में थी। उसकी हालत देख देख कर करण को दुख हो रहा था। करण की हामी मिलते ही श्रेया वहां से प्रियांशी को लेकर चली गई। चिंता मत करो, इतनी भी चोट नहीं लगी है उसे, कुछ ही दिनों में पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, शिवानी ने करण को समझाते हुए कहा। करण शिवानी की बात सुनने के बाद भी सहज नहीं हुआ। उसे अभी भी अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था, लेकिन फिर भी करण ने शिवानी की बात पर अपना सर हिला दिया। शिवानी करण की परिस्थिति समझ रही थी, लेकिन वो इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। क्या मैं तुम्हें अब आने वाले मुकाबले के बारे में बताना शुरू करूं, ताकि तुम मुकाबले को जीतकर नालंदा विश्वविद्यालय जा सको और करिश्मा के बारे में पता लगा सको? शिवानी ने कहा। असल में श्रेया ने शिवानी को राजा से हुई मुलाकात के बारे में कुछ कुछ बताया था, जिसमें करिश्मा का भी जिक्र था और बाकी की बातें जैसे करण की नवग्रह की शक्तियां और डिवाइन फायर को छोड़कर, क्योंकि राजा ने श्रेया को ये सब किसी को भी बताने को मना किया था। शिवानी के मुंह से करिश्मा का नाम सुनते ही करण प्रियांशी को झट से भूल गया और शिवानी को देखते हुए बोला, बताओ क्या है ये मुकाबला और क्या होता है इस मुकाबले में? करण की बात सुनकर शिवानी मुस्कुराए और बोली, आओ आराम से बैठकर बात करते हैं। ये कहने के बाद शिवानी और करण दोनों वापस उसी जगह पर जाकर बैठ गए। करण शिवानी के सामने वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था और शिवानी के बोलने का इंतजार कर रहा था। शिवानी ने मुकाबले के बारे में बताते हुए कहा, ये मुकाबला हर 5 साल में एक बार होता है। इस मुकाबले को शिवा करवाती है, क्योंकि हर 5 साल बाद नालंदा विश्वविद्यालय का एडमिशन का प्रोसेस चालू हो जाता है और एडमिशन के टाइम पर शिवा अपने चुने हुए योद्धाओं को नालंदा विश्वविद्यालय भेजती है और जिन चुने हुए योद्धाओं को शिवा नालंदा विश्वविद्यालय भेजती है और वो उधर जाकर नालंदा विश्वविद्यालय का परीक्षण पार करके अपनी जगह पक्की कर लेता है, तो ऐसे में शिवा का नाम बड़ा हो जाता है, जिस वजह से हर राज्य का राजा अपने राजकुमार और राजकुमारियों को शिवा में दाखिला दिलाने के लिए तत्पर रहते हैं और राजा लोग काफी धन शिवा को निधि के रूप में देते हैं। इस वजह से शिवा को हर जगह से फायदा ही फायदा होता है। शिवानी आगे कुछ कहती उससे पहले ही करण ने उसे टोकते हुए कहा, मुझे ये सब नहीं जानना, ये सब तो शिवा का निजी मामला है। मुझे सिर्फ ये बताओ कि मुकाबले में कितने राउंड होने वाले हैं और राउंड में क्या होगा, कैसे मुकाबला होने वाला है, लड़ाई करके या कोई दौड़ करनी पड़ेगी? मुझे ये सब बताओ, मुझे बाकी की चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। करण की बात सुनकर शिवानी मुस्कुराए और बोली, अच्छा ठीक है, बताती हूँ, लेकिन उससे पहले ये जान लो कि इस मुकाबले में कई परेशानियां आने वाली है। करण तो पहले से ही जानता था बिना परेशानियों की कोई चीज कहाँ शुरू होती है, इसलिए इस बार वो चुप रहा और शिवानी की बातें सुनने लगा। शिवानी ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, इस मुकाबले में 4 राज्य के राजकुमार और राजकुमारियां भी हिस्सा लेने वाले हैं,
जिसमें मेरी सौतेली बहन शिवांगी भी है, जो कांशा देश की राजकुमार की पत्नी है, को तुम्हें मुकाबले में मारने की पूरी कोशिश करेगी। ये कहने के बाद शिवानी ने एक लंबी चुप्पी के बाद कहा, पहले तो मैं तुम्हें इस मुकाबले से दूर रहने के लिए कह रही थी, लेकिन तुम्हारा और प्रियांशी का मुकाबला देखने के बाद मैंने अपनी राय बदल दी। अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुकाबले में मरोगे तो बिल्कुल भी नहीं। करण शिवानी की बात सुनकर मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके मन में अभी भी खुद को ताकतवर बनाने की आग जल रही थी। शिवानी ने आगे कहा, और तुम्हें वो 2 राजकुमार याद है जिससे श्रेया दीदी ने फूल लेकर तुम्हें दे दिया था? करण को वो दोनों नमूने अच्छे से याद थे, इसीलिए उसने अपना सर हाँ में मिला दिया। करण का इशारा समझ शिवानी ने कहा, वो दोनों धानपुर राज्य के राजकुमार हैं। वो दोनों भी इस मुकाबले में हिस्सा लेंगे। वैसे तो उनको तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन क्या? करण ने पूछा। वो तुम श्रेया दीदी के करीब हो, इसीलिए वो भी मेरे दुश्मन बन गया है, करण ने शिवानी की बात को पूरा करते हुए कहा। शिवानी का चेहरा लाला हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले, लेकिन करण सहज था। वो ऐसे लोगों से अपनी दुनिया में बहुत बार मिल चुका था और उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। शिवानी को शर्मता देख करण ने कहा, उनको मुझसे जलन होती है, इसीलिए वो मुझे मुकाबले में चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे बराबर। शिवानी ने करण की बात पर अपना सर हाँ में हिला दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करण को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा। उसे तो आग बबूला हो जाना चाहिए था, क्योंकि श्रेया तो करण से प्यार करती है और श्रेया को कोई और प्यार करे ये करण कैसे देख सकता था। उसे तो तलवार लेकर उस राजकुमार के महल चले जाना चाहिए था। करण ने जब देखा कि अब शिवानी कुछ नहीं कह रही है, तो उसने कहा, बस इतने की खतरे थे, अब ये तो बताओ मुकाबला कैसे होने वाला है। करण को ये समझ आ गया था कि उसके दुश्मन बिना गिनती के बढ़ते जा रहे हैं। पहले दानव वंश, फिर वो दोनों राजकुमार और एक खून की प्यासी शिवांगी, जिसे एक साथ ही सुपारी क्लब की किलपारो। और इतना सब कम था जो करण ने उड़ता हुआ तीर भी ले लिया, राजकुमारी प्रियांशी। ये सब सोचकर करण का सर दर्द होने लगा। उसे गॉड वर्ल्ड में आए कुछ महीने ही बीते थे, जिसमें वो 2 दिन ही कमरे से बाहर रहा, और उसमें भी उसके दुश्मनों की लिस्ट बन गई। करण ये सब सोचकर परेशान हो ही रहा था, तभी शिवानी ने अपनी शर्म छुपाए और बोली, वो मुकाबले में 3 राउंड होते हैं। पहले और दूसरे राउंड के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आखिरी राउंड में जो पहले के राउंड को पार करके आते हैं उनमें मुकाबला होता है, और टॉप 3 को नालंदा विश्वविद्यालय जाने का मौका मिलेगा, और पहले नंबर वाले को सूर्य तलवार, बाकी लोगों को सिर्फ निराशा हाथ आएगी। करण को शिवानी की बात सुनकर गुस्सा आने लगा। उसे लगा था कि शिवानी उसे 3 राउंड के बारे में जानकारी बताएगी तो वो उस तरीके से ट्रेनिंग करेगा, लेकिन शिवानी ने को तो पहले के 2 राउंड के बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन करण समझता था कि 5 सालों में होने वाला मुकाबला बिल्कुल उसके धरती लोक के कॉलेज एग्जाम जैसा था, जहां क्वेश्चन पेपर एग्जाम के दिन ही मिलते थे। अगर पहले ही क्वेश्चन पेपर मिल जाते तो लोग सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन के जवाब याद करते और पास हो जाते हैं। इसीलिए करण ने शिवानी से विनम्रता से कहा, मुझे ये सब जानकारी बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया शिवानी। करण की बात पर शिवानी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है, ये मेरा फर्ज है। खैर 10 दिनों बाद मुकाबला है, खुद को तैयार कर लो और उम्मीद करो कि प्रियांशी को तुम मुकाबले में टक्कर दे सको। करण ने शिवानी की बात पर हामी भरी। वो भी इतना समझता था कि प्रियांशी और उसके बीच ताकत का बड़ा अंतर था। अगर आज सेनापति समय पर नहीं आते तो करण प्रियांशी की तलवार से कट के टुकड़ों में बट गया होता। करण की हामी सुनकर शिवानी ने आगे कहा, ये सब तो था तुम्हारे मतलब का, अब मेरे मतलब की बात करे। कौन सी बात? करण ने कहा, जिसके जवाब में शिवानी ने एक ग्लास वाइन का लिया और बोली, मेरे शादी का जोड़ा, तुम वो कब बना रहे हो मेरे लिए? मुझे न इंतजार नहीं हो रहा, क्योंकि जब मैं तुम्हारे कपड़े देखती हूँ ना, तो मुझे बेचैनी होने लगती है कि तुम मेरे लिए कैसा जोड़ा तैयार करोगे। इस समय शिवानी बहुत उत्साहित थी और उसकी नजरें बार बार करण के कपड़ों पर जा रही थी। वही करण का चेहरा फीका पड़ा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शिवानी को क्या जवाब दे, लेकिन फिर भी उसने कहा, वो मैं बना दूंगा, तुम उसकी टेंशन न लो, तुम शादी के दिन सबसे सुंदर लगोगी। इतना कहने के बाद करण ने बात को बदलते हुए कहा, वैसे तुम्हारी शादी है कब? शिवानी ने कहा, आज से 20 दिन बाद। करण ने ऐसे ही कई सवाल किए और शिवानी जवाब देती रही। कुछ समय दोनों ऐसे ही बात करते रहे, जिसमें दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो गई। ऐसे ही थोड़ी देर और बात चली, फिर शिवानी और करण वहां से चले गए। करण अपने कमरे में आ गया था, शिवानी भी करण को कमरे तक छोड़कर चली गई थी। करण सीधा अपने कमरे में आकर पलंग पर लेट गया। आज करण बहुत थक गया था और पलंग पर लेटे लेटे कब उसकी कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। कुछ समय तो ऐसे ही खामोशी में बीत गया। करण भी गहरी नींद में सो रहा था। तभी किसी ने करण के कमरे का दरवाजा खटखटाया,
लेकिन करण गहरी नींद में था, इसीलिए उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। तभी दोबारा से किसी ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन करण अभी भी नहीं उठा। ऐसा लग रहा था जैसे करण नींद में कोई अपना देख रहा हो और वो उस सपने से निकलना न चाहता हो। दरवाजा बजाने वाले को भी ऐसा ही महसूस हुआ, लेकिन फिर भी उसने कई बार कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ निराशा ही मिली। इसीलिए वो शख्स वहां से चला गया और कुछ देर बाद वो करण के कमरे की खिड़की के पास दिखाई दिया। उस शख्स ने अपनी कमर पर टंगी हुई म्यान से तलवार निकाली और खिड़की के लॉक को तोड़ दिया। लॉक टूटते ही खिड़की खुल गई। खिड़की खुलने के बाद वो शख्स उछलकर कमरे में आ गया और जब उसने करण को सोते हुए देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। कौन था वो शख्स? क्या करने आया था करण के कमरे में और कैसे करेगा सामना करण इतने सारे दुश्मनों का? क्या प्रियांशी ठीक हो पाएगी और कैसे लाएगा शादी का जोड़ा करण? 19 एक चुम्मी क्या परेशानी है? वो मुस्कुराने वाला शख्स कोई और नहीं श्रेया थी। उसके एक हाथ में खाने की थाली थी जो वो करण को देने के लिए लाई थी, और जब उसने करण को सोते हुए देखा तो देखती ही रह गई और धीरे से बोली, सोते हुए कितना प्यारा लगता है। कोई कह सकता है इतने प्यारे लड़के के पास नवग्रह की शक्तियां होंगी, और इतना कम था जो अब बर्फ की पकड़ तकनीक को भी विकसित कर लिया है, जिसे खुद दादू भी विकसित नहीं कर पाए। ये कहने के बाद श्रेया करण के पास आई और खाने की थाली को पलंग के बगल में रखे हुए टेबल पर रख दी और खुद पलंग पर जाकर बैठ गई और करण को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से निहारने लगी। श्रेया की आंखों में करण के लिए प्यार साफ दिखाई दे रहा था। श्रेया को करण के साथ की पहली मुलाकात याद आने लगी। कैसे श्रेया ने करण के ऊपर अपना तीर छोड़ दिया था, ये याद करके श्रेया को हंसी आ गई और उसे ना जाने किया सूझा वो करण के बिस्तर पर ही लेट गई। इस वक्त श्रेया का चेहरा करण के चेहरे के बिल्कुल करीब था। दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। श्रेया करण की गर्म सांसों से उत्तेजित हो गई। वो खुद को रोक नहीं पाए और अपने गुलाबी होठों को करण के होठों के पास ले जाने लगी। इस समय श्रेया के होठ करण के होठों के बेहद करीब थे और जैसे ही दोनों के होठ एक दूसरे को चूमने वाले थे, तभी श्रेया ने खुद को रोक लिया और होठों के बजाय श्रेया ने करण के गालों को चूम लिया। करण को किसी के छूने का एहसास हुआ। उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि श्रेया उसके पलंग के पास खड़ी है। दरअसल जब श्रेया ने करण को चूमा तो वैसे ही करण से दूर हट गई। वो करण के मन में खुद के लिए गलत भाव नहीं पनपने देना चाहती थी। श्रेया को तो ऐसा लग रहा था जैसे उसको किसी ने करण को चूमते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन उसकी सोच से अलग करण के अंदर बैठा चंद्रा ये सब अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। इस समय उसकी जबान अपनी आंखों को साफ कर रही थी। वो करण से ये सब बताना चाहता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और मन ही मन बोला, अब आएगा मजा। करण तुम्हारी तो निकल पड़ी। बॉलीवुड आते ही एक राजकुमारी को अपने प्यार में पागल कर दिया। अब देखने में मजा आने वाला है, आगे क्या होगा मेरी जान। चंद्रा की बातों से अलग करण श्रेया को देखा जा रहा था। इस समय श्रेया का चेहरा लाल हुआ रखा था, लेकिन चेहरे पर एक मुस्कान थी। तभी करण ने हैरानी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तो दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था, तो तुम अंदर कैसे आई? करण को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक लड़की उसके कमरे में बिना परमिशन कैसे घुस सकती है, और जब तब करण अंदर हो। क्या इसको शर्म लिहाज नहीं है? इसे पता नहीं है कि किसी अनजान लड़के के कमरे में बिना पूछे नहीं आना नहीं चाहिए। करण तो अपने मन में ये सब सोच रहा था, लेकिन श्रेया ने बड़ी शालीनता से करण से कहा, तुमने सुबह कुछ नहीं खाया, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई थी। इतना कहने के बाद श्रेया ने टेबल पर रखी खाने की थाली की ओर इशारा किया। करण ने भी श्रेया का इशारा समझ उस तरफ देखा जहां श्रेया ने इशारा किया था। वहां पर एक टेबल पर एक खाने की थाली रखी हुई थी। खाने की थाली में कई सारे पकवान थे, जिसे देख करण के पेट में चूहे खुदने लगे, लेकिन उसे शर्म भी आ रही थी। श्रेया उसके लिए इतना स्वादिष्ट खाना लेकर आए और वो उसके बारे में क्या क्या सोच रहा था। वो अपनी गलती की माफी मांगता उससे पहले ही श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा, करण मैंने खुद तुम्हारे लिए खाना बनाया है, खाकर नहीं बताओगे कैसा बना है? श्रेया ने आज सच में करण के लिए अपने हाथों से खाना बनाया था। वो करण को इम्प्रेस करना चाहती थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। करण ने श्रेया की बात सुनी और खाने की थाली में से खाने का एक निवाला लिया, और खाते ही करण को ऐसा लगा जैसे वो अपनी बहन के हाथ का बना हुआ खाना खा रहा हो, और वो खुद को श्रेया की तारीफ करने से रोक नहीं पाया। वाह वाह, क्या खाना बनाती हो तुम, सच में मजा गया। तुम्हें तो खुद का होटल खोल लेना चाहिए, देखना बहुत पैसे कमाओगी। करण के मुंह से खुद के लिए इतनी तारीफ सुनकर श्रेया का मन शांत हो गया और वो भी करण के पलंग पर बैठ गई और बोली, ये मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है, मैं किसी और के लिए क्यों बनाऊं? श्रेया इस समय करण को अपने प्यार का हिंट दे रही थी, लेकिन करण ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया
और खाना खाता रहा। थोड़ी देर बाद ही खाना खत्म हुआ। फिर श्रेया ने खाने की प्लेट ली और मुस्कुराते हुए बोली, आगे तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मेरे पास बेझिझक आ जाना। श्रेया की बात पर करण ने भी मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें ये बोलने की जरूरत नहीं है, खैर अब तुम जाओ, रात काफी हो गई है और मुझे नींद भी बहुत जोर से आ रही है। इस समय सच में करण को नींद आ रही थी। ऊपर से इतना स्वादिष्ट खाना खाने के बाद तो उसे और जोरों से नींद आने लगी थी। श्रेया भी करण को समझ पा रही थी, इसीलिए उसने करण को परेशान करना सही नहीं समझा और अपना सर हाँ में हिलाते हुए चेहरे पर एक मुस्कान के साथ वहां से खिलखिलाते हुए चली गई। करण ने श्रेया पर ध्यान नहीं दिया और वापस बिस्तर पर लेट गया। और कुछ ही देर में करण की आंख लग गई। वो वापस सपनों में खो गया, जहां वो अपनी करिश्मा के साथ एक हंसती खेलती जिंदगी बीता रहा है। वहीं दूसरी तरफ श्रेया शिवानी के कमरे में आ गई थी। शिवानी ने जब श्रेया को आते हुए देखा तो वो हड़बड़ाते हुए श्रेया के सामने खड़ी हो गई और बोली, क्या हुआ? बात आगे बढ़ी, क्या करण ने तुम्हें चूमा? क्या उसने तुमसे प्यार इजहार किया? क्या मेरा प्लान ने काम किया? उसने खाना खाने के बाद तुम्हारी तारीफ की? जल्दी बताओ ना दीदी, क्या हुआ था? इस समय शिवानी बेहद बेसब्र लग रही थी, जिसे देख श्रेया मुस्कुराए और शिवानी के पलंग पर कूदकर लेट गई। इस समय श्रेया का चेहरा ऊपर की ओर था और उसके चेहरे पर एक झिलमिली सी मुस्कान थी। शिवानी भी श्रेया के बगल में लेट गई। उसका एक हाथ अपने सर पर था और वो श्रेया को घूर घूर के देख रही थी। दे से कह रही हो, जल्दी बताओ वरना मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगी। श्रेया शिवानी की सोच समझ गई, इसीलिए उसने ऊपर की ओर देखते हुए कहा, जैसा तुमने कहा था, मर्दों के दिल का रास्ता उनके पेट से होकर गुजरता है। वो बिल्कुल सही कहा था। करण ने खाना खाने के बाद मेरी बहुत तारीफ की। श्रेया की बात सुनकर शिवानी बहुत खुश हुई और श्रेया से बोली, अच्छा फिर क्या हुआ? क्या तुमने करण को चूमा? क्या उसने तुम्हारा साथ दिया? उसके मन में भी तो तुम्हारे लिए कोई भाव जाग ही गया होंगे। शिवानी की बातें सुनकर श्रेया ने शिवानी को एक चपत लगाते हुए कहा, बेशर्म, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? मुझे क्यों शर्म आएगी? आप उसे चूम सकती हो और मैं कुछ भी नहीं सकती, ये कौन सा इंसाफ हुआ? शिवानी ने श्रेया को छेड़ते हुए कहा, जिसे सुन श्रेया को शर्म आ गई, लेकिन फिर भी बोली, वो हमारे बीच चूमा तुम्मा कुछ नहीं हुआ। श्रेया की बात सुनकर शिवानी ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों? जिसके जवाब में श्रेया ने कहा, मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन ये सब शादी के बाद। शिवानी का मुंह खुला का खुला रह गया और बोली, चुम्मा ही तो था और कुछ करने के लिए थोड़ी बोला था मैंने। चुम्मा तो एक बहुत छोटी सी बात है। अगर एक चुम्मे से तुम्हें तुम्हारा प्यार मिलता है तो क्या परेशानी है? शिवांगी की बात सुनकर श्रेया को ऐसा लगा, जैसे शिवांगी सही कह रही हो, और यही सोचते सोचते आधी रात बीत गई और दोनों राजकुमारियां एक गहरी नींद में सो गया। वो रात इसी कसमकश में गुजर गई और आसमान से अंधेरा छटने लगा और सूरज की रोशनी से शिवपूर्ण देश की सुबह हुई। सूरज की किरणें करण की खिड़की से होकर उसके चेहरे पर पड़ने लगी, जिस वजह से करण ने अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गया। फिर पलंग से उठा और फ्रेश होने चला गया। उसे वहां न कोई टूथब्रश मिला न पेस्ट, लेकिन फिर भी वो खुद को फ्रेश महसूस कर रहा था। क्यों गॉड वर्ल्ड में हर किसी के पास आध्यात्मिक शक्तियां होती है, जिस वजह से उनकी बॉडी हमेशा फ्रेश दिखाई देती है। खैर ये सब करने के बाद तभी उसके कमरे का दरवाजा किसी ने बजाया और बोला, टेलर साहब आपको सेनापति जी ने अभ्यास गृह में बुलाया है। करण ने जब वो आवाज सुनी तो उसे कल की बात याद आने लगी, जब उसने प्रियांशी को भड़काया था, जिस वजह से प्रियांशी को काफी सारी चोटें लगी थी। ये सब याद करके उसने अपना मन पक्का किया और सेनापति से मिलने के लिए निकल गया। कुछ ही देर में वो अभ्यास गृह में पहुंच गया। उसने वहां देखा कि बहुत सारे लोग वहां ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो अब राज्य के सैनिक थे और कुछ राजकुमार राजकुमारियां भी थे, जो आपस में लड़कर अपनी खामियों को सुधार रहे थे। ये सब देखते देखते वो एक अधेड़ उम्र के आदमी के पास पहुंच गया। वो अधेड़ उम्र का आदमी कोई और नहीं सेनापति ही थे, जो सामने दो लोगों को आपस में लड़ते हुए देख रहे थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि कोई उनके पास आकर खड़ा हो गया है, और जब उन्हें मुड़कर करण को देखा तो वो बहुत खुश हो गया और बोले, शुभ प्रभात करण, तुम्हें मैंने इतनी जल्दी बुलाकर तुम्हें परेशान तो नहीं किया? सेनापति की बात सुनकर करण ने अपने हाथ जोड़े और विनम्र ढंग में बोला, शुभ प्रभात सेनापति जी, और मुझे आने में कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि मैं तो आपसे ही जल्दी से जल्दी मिलना चाहता था। कल आपने मेरी मदद की, उसके लिए मैं आपको शुक्रिया नहीं कह पाया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेनापति जी, जो आपने मेरी इतनी मदद की, और मैं आपकी हर सजा पाने के लिए भी तैयार हूँ। इतना कहने के बाद करण ने अपना सर नीचे झुका लिया।
करण सेनापति की कोई भी सजा को मानने के लिए तैयार था। वही सेनापति करण की बात सुनकर भ्रमित हो गया और हैरानी से बोले, सजा? लेकिन किस बात के लिए? करण ने जब सेनापति की बात सुनी तो उसने अपना सर ऊपर उठाया और सेनापति को देखने लगा। उसकी आंखों में कई सवाल थे, जिसमें एक सवाल करण ने पूछ भी लिया, आप मुझे सजा देने के लिए ही बुला रहे थे ना? मैंने जो गलती की थी उसकी सजा के लिए। करण की बात सुनकर सेनापति के मन में करण के लिए और इज्जत बन गई और मन ही मन बोले, ये होता है असली योद्धा, जो अपनी गलती मानकर अपनी सजा को पाने के लिए तैयार हो जाए। ऐसे लोग ही भविष्य में एक प्रतिभाशाली योद्धा बनते हैं। मन में इतना कहने के बाद सेनापति मुस्कुराए और बोले, गलती तो तुमने की है, लेकिन उसकी कोई सजा नहीं है और मैंने तुम्हें सजा नहीं बल्कि किसी और काम के लिए बुलाया है। सेनापति की बात सुनकर करण अवाक रह गया और सोचने लगा कि सेनापति को उससे किया काम हो सकता है। अंडस्को किस काम के लिए करण को बुलाया था सेनापति ने, और क्या करेगी श्रेया अपने प्यार को पाने के लिए? क्यों चंद्रा ने करण को सब कुछ नहीं बताया? श्रेया करण से प्यार करती है, जब करण को पता चलेगा तो क्या होगा? Ch20 करण ने मानी गलती। जब सेनापति ने कहा कि वो करण को सजा नहीं देने वाले बल्कि उन्हें उससे कुछ काम है, तो करण सेनापति को हैरानी से देखने लगा। सेनापति ने करण से हंसते हुए कहा, दरअसल काम मुझे खुद के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ, अगर तुम बुरा न मानो तो। सेनापति की बात सुनकर करण को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने फिर भी विनम्रता से कहा, आप मुझसे श्रेष्ठ है। अगर आप मुझे कुछ समझाना चाहते हैं तो ये मेरे लिए गर्व की बात है, इसमें बुरा मानने वाली तो कोई बात ही नहीं है। करण की विनम्रता देख सेनापति को काफी संतुष्टि मिली और मुस्कुराते हुए बोले, चलो फिर चलते चलते बात करते हैं। सेनापति की बात पर करण ने हामी भरी। फिर दोनों अभ्यास गृह में घूमने लगे। अभ्यास गृह काफी बड़ा था, हर जगह सब अपनी ट्रेनिंग में लगे हुए थे। तभी चलते हुए सेनापति ने करण से कहा, करण मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? क्यों नहीं, आप पूछ के देखिए, अगर मेरे पास आपके सवाल का जवाब होगा तो मैं जरूर जवाब दूंगा, करण ने सेनापति से कहा। सेनापति करण की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, करण तुम ऐसा समझो कि तुम एक बहुत बड़े युद्ध के मैदान में हो, जहां तुम्हारे सामने हजारों दुश्मन है, लेकिन उनका स्तर तुमसे कम है, और इन हजारों दुश्मनों के पीछे लाखों दुश्मन है जिनका स्तर तुम्हारे जितना ही है, और उन लाखों दुश्मनों के पीछे और भी कुछ लोग हैं जिनका स्तर तुमसे अधिक है। इतना कहने के बाद सेनापति जी रुक गया। सेनापति को रुकते देख करण भी रुक गया। फिर सेनापति ने करण को देखते हुए गंभीर लहजे में कहा, इतने दुश्मनों के बीच तुम अपनी अभी की शक्तियों के साथ कितना लड़ सकते हो? सेनापति की बात सुनकर करण हैरान हो गया और सोचने लगा, और कुछ सोचने के बाद बोला, मैं उस वक्त लड़ाई ही क्यों करूंगा, भाग क्यों नहीं जाऊंगा? करण के हिसाब से तो इतने दुश्मनों के सामने तो भागना ही सबसे अच्छा प्लान है। करण की सोच सुनकर सेनापति को हंसी आ गई और बोले, ये विचार अच्छा है, लेकिन करण अगर उनके पास तुम्हारी बहन हो, ये तुम्हारी प्रेमिका जिन्हें उन लोगों ने कैद कर रखा है, क्या तब भी तुम भाग जाओगे? सेनापति की बात सुनकर करण सकते में आ गया और बोला, मैं कभी भी नहीं भागूंगा और ना ही किसी अपने को अपने दुश्मनों के कैद में जाने दूंगा। मैं उन सबको मार दूंगा। इतनी छोटी सोच के साथ मरोगे तुम? मेरे हिसाब से तो तुम्हारी काबिलियत के हिसाब से तुम शुरुआत के 500 लोगों को भी नहीं मार पाओगे, और तुम सबको मारने की बात कर रहे हो। सेनापति ने करण से कड़क लहजे में कहा, जिसे सुन करण सकपका गया और बोला, आपको क्या लगता है मेरे में काबिलियत नहीं, और आपने मुझे किस हिसाब से छोटी सोच वाला कहा? क्या आपके पास इसका सही जवाब है? करण इस समय सेनापति से काफी नाराज लग रहा था, लेकिन सेनापति ने उसकी बात सुनी और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, करण तुम्हें जवाब चाहिए न, तो मैं तुम्हें इसका जवाब तो वो भी देता हूँ। करण सेनापति को समझ ही नहीं पा रहा था, वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी बातों का कोई लॉजिक भी है या सिर्फ इन्होंने मुझे सुबह सुबह अपना टाइम पास करने के लिए बुलाया है? अगर ऐसा है तो मैं इस सेनापति की शिकायत महाराज से जरूर करूंगा। करण तो ये सब सोच ही रहा था। तभी सेनापति ने कहा, कल जब तुम राजकुमारी प्रियांशी से लड़ रहे थे, उस वक्त तुमने उसके हमले के जवाब में बर्फ की पकड़ तकनीक के पहले खास तरीके का इस्तेमाल किया था। वैसे मैं तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं, बर्फ की पकड़ तकनीक लाखों करोड़ों में भी बहुत कम लोग ही उसे सीख पाते हैं, और उस खास तरीके को तो उंगली भर भी लोग नहीं सीख पाते, लेकिन तुमने बल्कि उसे सीखा ही नहीं बल्कि उसका इस्तेमाल भी बखूबी किया। इस बात ने मुझे काफी प्रभावित किया है। लेकिन किया? करण ने फट से पूछा, जिसके जवाब में सेनापति ने कहा, लेकिन जब भी तुम उस तकनीक का इस्तेमाल करोगे तब तुम्हारी ऊर्जा कम हो जाएगी। जैसे कल हुआ, तुमने बर्फ की पकड़ तकनीक इस्तेमाल तो कर ली,
लेकिन उसके बाद तुम्हारी ऊर्जा यानी तुम्हारी शक्तियां 70% तक कम हो गई, और युद्ध के बीच में अगर ऐसा होता है तो इसका एक ही परिणाम होता है, मौत। सेनापति की बात सुनकर करण ने सवाल करते हुए कहा, तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए? करण की बात सुनकर सेनापति जी मुस्कुराए और बोले, क्या करना चाहिए ये तो तुम्हें खुद ही पता लगाना होगा। और हाँ, अब तुम्हें मेरी बात समझ आई क्यों मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि तुम अपने लोगों की सुरक्षा कर सको। जब तक तुम इतना कहते कहते सेनापति जी रुक गया। सेनापति को रुकता देख करण ने सवाल किया, जब तक तुम? इससे आगे किया सेनापति जी। इस समय करण सेनापति की पूरी बात समझ गया था। उसे एहसास हुआ कि सेनापति की बात में दम तो है, और अगर सेनापति के पास उसकी समस्या का हल है तो वो हार जानकर ही रहेगा। सेनापति जी करण के भाव पड़ चुके थे, इसीलिए उन्होंने आगे कहा, मैंने कहा ना, ये तो तुम्हें खुद ही पता लगाना होगा। ये कहने के बाद सेनापति मुस्कुराते हुए वहां से जाने लगे। करण उन्हें रोककर पूछना चाहता था कि कौन सा रास्ता है जिससे उसे इस चीज का हल मिलेगा, लेकिन वो जानता था कि वो कितना भी पूछ ले सेनापति उसे कुछ नहीं बताने वाले, इसीलिए उसका मुंह उतरा गया। तभी सेनापति ने जाते जाते कहा, युद्ध शक्तियों के साथ साथ युद्ध कौशल के साथ ही जीता है, वैसे सूर्य तलवार अपने मालिक का इंतजार कर रही है। इतना कहते ही सेनापति वहां से चले गया और करण और भ्रमित हो गया। उसका दिमाग चकराने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आया कि सेनापति उसे क्या समझना चाहते थे। करण ने काफी सोचा लेकिन नहीं समझ पाया। फिर उसने सेनापति की सारी बातें कचरे के डब्बे में डाली और अभ्यास गृह में घूमने लगा। तभी उसने देखा कि उसके सामने दो लोग अपने अपने हथियार से एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। एक के पास भाला है तो एक के पास तलवार। दोनों ही योद्धा आपस में लड़कर अपनी तलवारबाजी और भालाबाजी की खामियां दूर कर रहे हैं। उसने अपनी नजर और आगे पीछे घुमाई तो उसने देखा कि सबके हाथ में कोई न कोई हथियार है। किसी के पास नान चाकू है तो किसी के पास फरसा है, और भी बाकी के हथियार है, लेकिन सबसे ज्यादा तलवार और भाला ही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जब करण ने सबके हाथ में तलवार देखी तब उसे सेनापति की आखिरी बात याद आई जब उन्होंने कहा था, सूर्य तलवार अपने मालिक का इंतजार कर रही है। ये याद आते ही करण का दिमाग घुमा और उसे सेनापति की तलवारबाजी याद आ गई, जब उन्होंने बिना किसी खास तकनीक से सिर्फ अपनी तलवार के दम पर ही प्रियांशी का शक्तियों का बना गोला 2 हिस्सों में बांट दिया था। ये याद करते ही करण ने मन में कहा, अब समझ आया उन्होंने मुझे छोटी सोच वाला क्यों कहा, क्योंकि वो मुझे समझ गया थे कि मुझे शॉर्टकट काम करना पसंद है। मैं सिर्फ अपनी तकनीक के दम पर ही करिश्मा से मिलने चला था। सच में मैं बेवकूफ़ी हूँ, क्योंकि मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके बर्फ की पकड़ तकनीक का खास तरीका जिसे बर्फ का दर्पण कहते हैं वो इस्तेमाल भी करता हूँ। तो मैं सिर्फ लोगों के ज़्यादा ताकतवर हमले से खुद का बचाव कर पाऊंगा, लेकिन तकनीक इस्तेमाल करने के बाद मेरी हालत बहुत अच्छी नहीं होगी। और जैसा सेनापति ने कहा, युद्ध के बीच में थक जाना मतलब मौत। ये सोचने के बाद करण ने एक लंबी सांस ली और धीमे से बोला, अगर मैं तलवारबाजी सीख लेता हूँ तो मैं अपने आप को और भी ज्यादा ताकतवर बना सकता हूँ। करण ने इतना कहा ही था कि तभी उसके सामने सेनापति आ गए और उनके चेहरे पर करण के लिए तारीफ साफ देखी जा सकती थी। करण ने जब उन्हें दोबारा से देखा तो अपने हाथ जोड़कर बोला, मुझे मेरी गलती को समझाने के लिए आपका धन्यवाद सेनापति जी। मुझे अब सब समझ आ गया है कि मुझे अपने लिए तलवार नहीं तो किसी और हथियार की तकनीक विकसित करनी होगी, वरना मैं बड़ी मुसीबत में पड़ सकता हूँ। असल में करण को अपने ऊपर घमंड होने लगा था जब उसे पता चला था कि उसके अलावा सिर्फ कुछ ही लोग थे जो बर्फ की पकड़ जैसी ताकतवर तकनीक सीख पाए थे। लेकिन सेनापति के समझाने के बाद और खुद प्रियांशी से लड़ने के बाद उसे भी एहसास होने लगा था कि बर्फ की पकड़ तकनीक उसके लिए भी और शक्तियों की तरह तिरुप का पत्ता है जिसे ऐसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना वो एक बार बर्फ का दर्पण बनाने के बाद वो किसी काम का नहीं रह जाता था। करण को अपनी गलती मानते देख सेनापति ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अच्छा लगा कि तुम अपनी गलती समझ गया हो, लेकिन तुम्हें तलवार चलाना ही सीखना होगा, क्योंकि तुम्हें 5 एलिमेंट ऑफ ड्रैगन तकनीक चाहिए और उस तकनीक के लिए तलवारबाजी आनी चाहिए, और उससे भी जरूरी तुम्हें ताकतवर तलवार चाहिए, जैसे सूर्य तलवार, और तुम्हें सूर्य तलवार को पाने के लिए मुकाबला जितना ही होगा। करण अब करण को पूरा मामला समझ आया क्यों सेनापति उसे इस बारे में इतनी देर से समझा रहे हैं, और करण को एक और बात समझ आए और उसने सेनापति से पूछा, ऐसा क्यों लगता है जैसे आप महाराज के कहने पर ही मुझे ये सब बता रहे हैं। करण की बात सुनकर सेनापति हैरान हो गया। असल में महाराज ने ही सेनापति को करण को ये सब समझाने के लिए कहा था, लेकिन सेनापति को करण से ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी सब समझ जाएगा।
वो बेशक हैरान था, लेकिन करण के दिमाग की तारीफ भी कर रहा था। इसीलिए उसने करण से मुस्कुराते हुए कहा, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारे दिमाग की। खैर, अब तुम्हें पता चल ही गया है, तो हमें निराश मत करना। करण सेनापति की बात सुनकर मुस्कुरा दिया और महाराज को शुक्रिया कहने के लिए भी कहा। तभी सेनापति ने उसको एक किताब दी और बोले, इसमें बेसिक जानकारी है तलवारबाजी की। ये कहने के बाद सेनापति ने अपनी स्टोरेज रिंग में से एक तलवार निकाली और करण को देते हुए बोले, तुम इससे अपना अभ्यास शुरू कर सकते हो। करण ने वो किताब और तलवार दोनों ही हाथ में ली और सेनापति का दिल से आभार जताया। तभी सेनापति ने कहा, करण तुम्हारे पास स्टोरेज रिंग है, तो तुम उसमें किताब और तलवार क्यों नहीं रख लेते। ये सुनकर करण ने करिश्मा की दी हुई रोबिन की स्टोरेज रिंग की ओर देखा जो उसने अपनी उंगली में पहनी हुई थी। ये देखकर उसका दिमाग फिर घूम गया। करण को सच में इतना टाइम ही नहीं मिला कि वो उस रिंग के अंदर क्या है ये देख सके। वो ये सब सोचकर सेनापति को कोई जवाब देता, उससे पहले ही सेनापति की अभिव्यक्ति बदल गई और करण से बिना कुछ कहे वहां से चले गया। सेनापति को इतनी जल्दबाजी में जाता देख करण को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ, लेकिन उसने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया और वहां से सीधा अपने कमरे में चला गया। कमरे में आने के बाद करण ने किताब और तलवार को साइड रखा और रोबिन की रिंग के अंदर क्या है ये देखने लगा। उसे उम्मीद थी कि करिश्मा ने उसके लिए कोई न कोई क्लू जरूर छोड़कर गई होगी, और जब करण ने उस रिंग के अंदर देखा कि उसके अंदर क्या है तो वो बुरी तरीके से चौंक गया। क्यों चौंक गया था करण इतनी बुरी तरीके से? किया है उस रिंग के अंदर ऐसा? क्या अब करण तलवारबाजी की तकनीक भी सीखने वाला है? और बार बार क्यों नाम लिया जा रहा है सूर्य तलवार का? क्या रहस्य है उस तलवार का? और कैसी है 5 एलिमेंट ऑफ ड्रैगन तकनीक जिसके लिए तलवारबाजी आनी ही चाहिए?